पिछली क्लास में टेरिडोफाइट्स करा रही थी मैं आपको। आज की क्लास में भी प्रोथैलस तक जो मैंने आपको कराया था उसके आगे की कंटिन्यूएशन ही करा रही हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे अटेंशन ज़्यादा देना होगा क्योंकि हम लोग स्पीड के साथ चलेंगे और वो भी ज़रूरी है। अगर उसको फॉलो नहीं करेंगे तो पता चला कि आपका जो सिलेबस है वो काफ़ी बैक रह जाएगा। तो कोशिश करेंगे। और हालांकि कुछ डेज हो गए आपको पढ़े हुए, छुट्टियों की वजह से भी काफ़ी चीज़ें दिमाग से निकल गई होंगी। एक बार मैं आपको प्रोथैलस समझाती हूँ, ठीक है। उसके आगे बढ़ती हूँ। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको कौन सी बात बताई थी, ये सारे इमेजेस डायग्राम्स वगैरह आपने सीख रखे हैं, ठीक है। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब आप टेरिडोफाइट्स को देख रहे हैं तो बहुत सारी कैटेगरीज प्लांट्स की आपने देख रखी है इसमें। और टेरिडोफाइट्स में अगर ये टेरिडोफाइट फर्टिलाइजेशन करता है, क्या करता है, फर्टिलाइजेशन करता है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन करने के बाद ऑब्वियस है कि जो प्रोडक्ट होगा उसका वो जायगोट होगा। इतना पता है सबको। मैंने आपको हमेशा एक बात सिखा रखी है कि जब कभी भी फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट, फर्टिलाइजेशन मतलब हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं। फर्टिलाइजेशन है तो सेक्सुअल ही होगा, असेक्सुअल होगा तो फिर फर्टिलाइजेशन टर्म का यूज हम करेंगे ही नहीं। तो जब फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट फॉर्म हुआ, ठीक है, जाइगोट फिर क्या करेगा आगे जाके, ये आपको यहाँ जो दिख रहा है ना, ये अब मैं क्या बोलूँ इसको, इसको आप क्या बोलेंगे, ये रूट जैसा दिख रहा है, स्टेम जैसा दिख रहा है, लीफ जैसा दिख रहा है, थोड़ा लीफी तो है बट अब इसने सारे पार्ट्स को अपने अंदर क्या करके रखा हुआ है, कंप्रेस करके रखा हुआ है, ठीक है। तो प्लांट बॉडी को डिनोट करने का काम तो यही कर रहा है। अगर एक सिंपल सी बात मैं आपको समझाऊं, मैं आपसे पूछूं कि प्लांट बॉडी का रिप्रेजेंटेटिव कौन है यहाँ पे, तो आपका आंसर होगा कि यहाँ पे प्लांट बॉडी का रिप्रेजेंटेटिव क्या है, प्रो मतलब पहले होता है, थैलस मीन्स अनडिफरेंशिएटेड होता है। तो जब आप इस वर्ड को स्प्लिट करेंगे उससे भी इसकी मीनिंग आपको क्लियर हो जाएगी, क्योंकि इसको हम प्रोथैलस बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, प्रोथैलस बोल रहे हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ यहाँ पे बननी है दैट विल बी प्रोथैलस। तो ये प्रोथैलस टर्म आपको कहाँ सुनने को मिल रहा है, फर्टिलाइजेशन के बाद जब स्पोर अपने आप को जर्मिनेट करेगा, तो जर्मिनेट करने के बाद अब यहाँ पे रखने वाली कोई चीज़ है नहीं। ये आपको कैसा दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, ग्रीन दिख रहा है तो क्या करेगा, ये फोटोसिंथेसिस करेगा। अगला क्वेश्चन, क्या ये यूनिसेलुलर है, आप बोलेंगे नहीं, यूनिसेलुलर कैसे होगा, ये अच्छा खासा सॉइल में यहाँ पे जर्मिनेटेड दिख रहा है, इसका मतलब ये मल्टी सेलुलर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये प्रोथैलस हो गया, ठीक है। तो ये प्रोथैलस आप किस में देख रहे हैं, तो टेरिडोफाइट्स के अंदर हम लोग प्रोथैलस की पढ़ाई कर रहे हैं। इस प्रोथैलस पे आके मैंने पिछली क्लास को टर्मिनेट करने का काम किया था, ठीक है। अब ऑब्वियस है कि अगर ये प्रोथैलस है, ये प्रोथैलस जो आपको दिख रहा है, मतलब स्पोरोफाइट आगे जाके अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ता भी जा रहा है, ये स्पोरोफाइट में भी मतलब प्लांट बॉडी में खुद को कन्वर्ट करेगा, अच्छा खासा प्लांट बॉडी ये बनाएगा, ठीक है। तो बच्चों की कंफ्यूजन ये होती है कि कभी आप इसको स्पोरोफाइट बोल रहे हैं, कभी आप इसको गेमेटोफाइट बोल रहे हैं, क्योंकि तुरंत हम इसको गेमेटोफाइट भी बोलेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आंसर ये है कि जैसे आप अभी मेरे से मेरी क्लास ले रहे हैं, मेरे से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आप मेरे लिए क्या हुए, मेरे लिए आप अभी स्टूडेंट्स हुए, ठीक है। लेकिन आप अपने पेरेंट्स के लिए तो स्टूडेंट्स नहीं है ना। आपके पेरेंट के सामने जो आपका रोल है वो दूसरा है, मेरे सामने जो आपका रोल है वो दूसरा है। हो सकता है कि आप अपने घर में बहुत शैतान हो तो आपके पेरेंट बोले ये तो बहुत शैतानी करता है, करती है, मैं बोलूँ नहीं मेरे सामने तो बच्चा बहुत सीधा साधा है, बहुत सिंपल सा है, शरीफ सा है, ठीक है। क्या मेरा यहाँ पे बोलने का ये मतलब है कि हमें जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत होगी हम उसके हिसाब से इसका नाम रखते हैं। ये बहुत समझने वाली बात है, ठीक है। आगे आपको ज़िंदगी भर ये कॉन्सेप्ट काम देगा। क्या मेरा यहाँ बोलने का मतलब है कि जब हम इसको एक टर्म दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ये क्या है, स्पोरोफाइट है, ठीक है। प्लांट ही हम लोग लेते हैं, एक जो प्लांट आपको भी नज़र आ रहा था, हाँ उसी पे चलते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रही हूँ कि कभी हम क्या कर रहे हैं, इसको स्पोरोफाइट बोल रहे हैं। तो जब हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया था तो ये एक ब्लर सा ही सही बट समझाने के लिए बढ़िया है
आपको यहाँ पे दिख रहा था ये कैप्सूल जैसा स्ट्रक्चर है, फिर यहाँ पे एक स्टॉक है, मतलब स्टेम का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो सीटा हो जाएगा, और जो सॉइल के साथ कनेक्ट करा के रखिएगा वो फूट हो जाएगा, फूट, सीटा और कैप्सूल, ठीक है। तो फिर सवाल ये उठता है कि जब स्पोरोफाइट हम कर रहे हैं तो इसको गेमेटोफाइट बोलने की जरूरत क्या है, या आगे जाके हम इसको गेमेटोफाइट क्यों बोलने वाले हैं, ये कैसे गेमेटोफाइट का रोल प्ले करने लगेगा। तो जैसे मैंने आपका एग्जांपल लिया है कि आपका रोल मेरे सामने कुछ और है, आपके पेरेंट्स के सामने कुछ और है, आपके फ्रेंड के सामने कुछ और होगा, मतलब जिसकी जहाँ जैसी रिक्वायरमेंट है आपका वहाँ पे रोल बदल जाता है, रोल आपका चेंज हो जाता है। अभी हमने इसका शुरुआती स्टेज पढ़ा है तो हम इसको प्रोथैलस का नाम देंगे, ठीक है। आगे जाके इसको क्या करना है, ऑब्वियस है ये गेमेट को भी कैरी करने का काम करेगा, करेगा ही करेगा, गेमेट नहीं कैरी करेगा तो जाएगा कहाँ पे। तो जब ये गेमेट को बियर करेगा तो इसका नाम गेमेटोफाइट हो जाएगा, ठीक है। टेरिडोफाइट्स के गेमेटोफाइट के साथ एक बहुत बड़ी मजबूरी है, ठीक है, वो समझिए ध्यान से। इनको हमेशा क्या चाहिए, कूल डैम्प शेडी प्लेसेस चाहिए, ठीक है। मॉइस्ट भी नहीं बोल रही मैं, डैम्प बोल रही हूँ, ठीक है, उससे भी एक लेवल आगे आप चले गए तो डैम्प प्लेसेस हो गया, ठीक है। रीजन ये है कि इसको इसके फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर चाहिए जहाँ ये फंस जाता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो टेरिडोफाइट्स की स्प्रेडिंग है वो लिमिटेड हो जाती है, एक नैरो रिस्ट्रिक्टेड जियोग्राफिकल एरिया में ही ये सर्वाइव करेंगे, हर जगह आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये मिलेंगे तो मिलने के बाद क्या होगा, इसमें बहुत सारी ऐसी गुंजाइश होगी, बहुत सारा ये ऐसा मॉडिफिकेशन और एडेप्टेशन भी करेंगे जिससे ये खुद को इजीली सर्वाइव करा सके, ठीक है, मतलब एडवर्स कंडीशंस में। अब एज यूजुअल आगे किसी चीज में कोई चेंज नहीं है, आपने क्या सीखा था कि यहाँ पे अगर ये मेल सेक्स ऑर्गन कैरी करेगा तो इसका नाम एंथेरिडिया हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपको ये फीमेल सेक्स ऑर्गन लिखा हुआ दिखे तो आप समझ जाए कि नहीं इसको तो आर्किगोनिया कहते हैं तो एंथेरिडिया क्यों लिखा हुआ है। एक्चुअल में जब आप ये स्टेटमेंट पूरा देखिएगा, द गेमेटोफाइट्स बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड एंथेरिडिया एंड आर्किगोनिया रिस्पेक्टिवली। आपका पढ़ा हुआ है, कोई नई चीज नहीं है, ये मैंने आपको बार बार बता रखा है कि अगर मेल सेक्स ऑर्गन है तो उसका नाम क्या है, एंथेरिडियम एक होगा, एंथेरिडिया उसका प्लूरल हो जाएगा, आर्किगोनियम वन होगा, आर्किगोनिया उसका प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। तो जो मेल सेक्स ऑर्गन होगा उसको हम एंथेरिडिया का नाम देंगे और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसको हम लोग आर्किगोनिया का नाम देंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? इसमें से अगर आपको इस पेज में से कोई डाउट है पूछ लीजिए मेरे से। क्लियर है सबको यहाँ तक? यस मैम। हाँ, जो ब्रायोफाइट्स में आप पढ़ते आ रहे थे ना अभी तक, तो एंथेरिडिया आर्किगोनिया वही है, ठीक है। अब वाटर करंट क्यों चाहिए, वाटर क्यों चाहिए, ताकि एंथेरोजोइट्स जो है वो मूव करके जा सकें, ठीक है। एंथेरोजोइट्स क्या हुआ, अब आपको फिर वापस कंफ्यूजन आएगी कि व्हाट आर एंथेरोजोइट्स। तो उसके लिए मैंने आपको क्या ट्रिक बताया था, जैसे जब आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे तो टेस्टिस मेल गेमेट था, टेस्टिस मेल गोनेड था, गोनेड मतलब सेक्स ऑर्गन। तो सेक्स ऑर्गन की जगह आपको यहाँ प्लांट में एंथेरिडियम रखना है, मतलब टेस्टिस का इक्विवेलेंट कौन हो गया, एंथेरिडियम हो गया। जो बच्चे नहीं थे, एब्सेंट थे, या फिर नहीं सुना होगा, नहीं समझा होगा, वापस से बहुत ध्यान से समझना, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो मतलब वो पार्ट जो सेक्स ऑर्गन बनाएगा दैट इज एंथेरिडियम। और जैसे टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स बनते हैं, एग्जैक्टली उसी तरीके से एंथेरिडियम के अंदर एंथेरोजोइट्स बनते हैं। एंथेरोजोइट्स की खासियत क्या होती है कि बाइफ्लैजेलेटेड होते हैं, ठीक है। तो ये वाटर करंट में जाके ये आर्किगोनियम के माउथ तक, आर्किगोनियम मैंने आपको दिखा रखा है कि आर्किगोनियम जब कभी कहीं भी प्रेजेंट होता है एक फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो उसके माउथ के पास ये एंथेरोजोइट्स जाएंगे। एंथेरोजोइट जैसे ही आर्किगोनियम के माउथ के पास गए, तुरंत ये ट्रांसमिट होता हुआ अंदर की तरफ जाएगा और एग को क्या करेगा, ये फर्टिलाइज करेगा, ठीक है। अब ऑब्वियस है कि जब एग जो आर्किगोनियम के अंदर प्रेजेंट है, जब फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, ठीक। अब जाइगोट का क्या काम है पता ही है आपको, जाइगोट बैठा तो रहेगा नहीं। जाइगोट जब, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, मैंने आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से माइटोसिस मियोसिस में डिफरेंशिएट करना सिखाया है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि जाइगोट जो आगे जाके ये मल्टी सेलुलर
और वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट मतलब प्लांट बॉडी बना रहा है, तो जाइगोट के स्पोरोफाइट बनाने के बीच में कौन सा सेल डिवीजन लगेगा, माइटोसिस होगा या मियोसिस होगा? कौन सा सेल डिवीजन होगा? अगर जाइगोट मियोसिस। स्पोरोफाइट बना, क्या होगा? मियोसिस। कैसे मियोसिस, कैसे सोच रहे हैं, बताएंगे मैम एक बार? माइटोसिस पर इंटू 2n हो रहा है तो माइटोसिस होगा। देखिए एक बार मैं वापस से क्लियर करती हूँ, बहुत ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है और समझा जाए तो बहुत आसान भी है, दोनों ही बात है, समझिए तो बहुत आसान है, नहीं समझिए तो बहुत आसान, ठीक है। कभी भी ना मियोसिस नहीं बोलेंगे अगर जाइगोट अपने आप को आगे जाके, चाहे ये एम्ब्रियो बनाए, चाहे ये आगे जाके ह्यूमन में जब आप पढ़ेंगे फीटस बनाए, कुछ भी बनाए, ठीक है। जाइगोट अगर अपना डिफरेंशिएशन कर रहा है, इसका मतलब है कि ये माइटोसिस करेगा। क्या करेगा? माइटोसिस करेगा। मियोसिस हम सिर्फ जब कभी किसी तरह का कोई स्पोरोजेनेसिस होगा उसमें बोलेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मियोसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस मियोसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म का फॉर्मेशन जब होगा मियोसिस, oogenesis मतलब ओवम का फॉर्मेशन होगा मियोसिस। तो एक ट्रिक मैं बच्चों को क्या सिखाती हूँ, इसके लिए एक रफी समझिए, आप नोटबुक में नोट कर सकते हैं, इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट लेंगे। तो एक ट्रिक के तौर पे मैं हमेशा बच्चों को क्या याद दिलाती हूँ, देखिए कि जब कभी भी आपको कंफ्यूजन हो कि किसमें किस टाइप का सेल डिवीजन होगा, ठीक है, तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि अगर माइटोसिस की आप पढ़ाई कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये सोमैटिक सेल्स में होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोमैटिक सेल? द सोमैटिक सेल्स आर स्पेसिफिक सेल्स which are never involved in the process of phenomena of fertilization। आपको ये हमेशा के लिए समझ के रखना है कि जब कभी भी क्या होगा, फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तो कौन फर्टिलाइज करता है? जर्म सेल्स करते हैं। कौन करते हैं? जर्म सेल्स करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ पे बात करते हैं माइटोसिस के बारे में, किसके बारे में? माइटोसिस के बारे में, तो माइटोसिस में तो हम नहीं पढ़ रहे हैं ना कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है या कुछ हो रहा है। तो सोमैटिक सेल्स जो है ये कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है। विद इन ब्रैकेट मैं आपके समझने के लिए यहाँ पे लिख देती हूँ, बाय डिफॉल्ट वो अभी तुरंत जो मैंने लिखा था वो गायब हो गया। तो यहाँ पे सोमैटिक सेल्स की विद इन ब्रैकेट आप लिख लीजिए शॉर्टकट में, नेवर पार्टिसिपेट्स, नेवर पार्टिसिपेट्स इन फर्टिलाइजेशन, बस और कुछ याद नहीं रखना आपको, फर्टिलाइजेशन। तो जब ये फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं तो करेगा क्या? तो भाई नहीं करेगा पार्टिसिपेट। और भी तो बहुत सारा काम है, जैसे मान लीजिए आपकी बॉडी, मल्टीसेलुलर बॉडी जो है वो जाइगोट ने अपने आप को ग्रो किया होता, बट उसने डिफरेंशिएशन नहीं किया होता कि कौन सा हार्ट बनेगा, कौन सा लीवर बनेगा, कौन सा किडनी बनेगा, तो पता चलता है कि आप एक ग्लोबुलर मास की तरह होते हैं, वैसा तो होता नहीं। तो अब हम लोग यहाँ पे मियोसिस पे आते हैं। तो माइटोसिस हमेशा रिपेयरिंग, डेवलपमेंट, डिफरेंशिएशन, इन जगहों पे क्या लगेगा? माइटोसिस लगेगा, ठीक है। मियोसिस के बारे में शॉर्टकट में बच्चों को हमेशा ये याद दिलाती हूँ कि आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जर्म सेल्स के फॉर्मेशन में क्या लगेगा? मियोसिस लगेगा। अब क्या मतलब है इसका? तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वो सेल हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, उल्टा लिख देना है, पार्टिसिपेट्स इन फर्टिलाइजेशन। समझ आया सबको? अब कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे इसमें, क्लियर है बिल्कुल? तो यस मैंने मैम। आपको एक ट्रिक के तौर पे ये याद दिलाया है कि हमेशा याद रखेंगे माइटोसिस। हमेशा आपको एक बात सोचनी है दिमाग में, क्या क्या हो रहा है, क्या फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करना है इसको? जब जाइगोट आगे जाके यहाँ पे क्या करेगा? अपने आप को ग्रो करेगा, डिवाइड करेगा, बनाएगा, तो ऑब्वियस है कि क्या होगा? वहाँ पे माइटोसिस होगा। मियोसिस का नाम सोचना ही नहीं है, धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि इस पूरी दुनिया में 2 ही तरह के सेल डिवीजन होते हैं, 10 तरह का होता है, सोचिए क्या होता है। 2 टाइप्स के ही सेल डिवीजन है, माइटोसिस और मियोसिस, ठीक है। उसमें भी बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, बट आई होप आगे जाके आपको कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो यहाँ नीचे एक लाइन है, दैट इज जाइगोट देयर आफ्टर प्रोड्यूसेस अ मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट
अगर मैं यहाँ फुल स्टॉप लगाऊं तो मैंने आपसे तुरंत क्वेश्चन पूछ लिया था इंस्टेंटली, विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज इन्वॉल्व इन दिस फिनोमेना, मतलब जाइगोट से आप स्पोरोफाइट बना रहे हैं तो माइटोसिस होगा। जाइगोट से आप आगे जाके मान लीजिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, फीटस बना रहे हैं, माइटोसिस होगा। जाइगोट से आपकी बॉडी बन गई, माइटोसिस होगा। मतलब जाइगोट आगे जाके डिफरेंशिएट करके कुछ भी बनाएगा, हमेशा माइटोसिस होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ आया, विच इज द डोमिनेंट फेज ऑफ द टेरिडोफाइट। ठीक है, ये गेम जो है आगे आपको समझ आएगा, बहुत सारी चीजें इसमें और भी इन्वॉल्व है। याद रखने वाली बात क्या है कि टेरिडोफाइट्स में हमने क्या पढ़ा कि इसका जो स्पोरोफाइट बन के तैयार होता है, मतलब जो इसका डिप्लॉयड फेज है, जाइगोट तो 2n होता है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को। गारंटी के साथ जब कोई आपसे पूछे, मैंने आपको क्वेश्चन भी दे रखा है, करा भी रखा है मैंने आपको, मेंशन द प्लॉइडी ऑफ जाइगोट 2n, व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ जाइगोट, डिप्लॉयड। जाइगोट ऑलवेज डिप्लॉयड होता है, इसके सिवा ये कुछ और हो भी नहीं सकता। ठीक है, हैप्लॉयड कभी दुनिया में कोई जाइगोट नहीं होता, क्योंकि जाइगोट जब भी बनता है तो डिवीजन के बाद बनता है। ठीक है, सॉरी, फ्यूजन के बाद बनता है। तो फ्यूजन के बाद जब ये जाइगोट बन रहा है तो ऑब्वियस है क्या होगा, ये n प्लस एन क्या होता है, 2n होता है। तो 2n को छोड़ के और कोई ऑप्शन है ही नहीं आपके पास, जाइगोट जब भी होगा तो 2n होगा। ठीक है, इस पेज में कोई डाउट किसी को, क्लियर बिल्कुल। चलिए कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ, आंसर कीजिए 2 मिनट्स के अंदर, उसके बाद तुरंत आगे बढ़ रही हूँ मैं। मेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट या सेक्स ऑर्गन है उसका नाम क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन का नाम? मैम एंथेरिडियम। वेरी गुड, ठीक है। और अगर मेल गैमेट का नाम पूछूं तो? मैम एंथेरोजॉइड्स। ठीक है, वेरी गुड। हाँ, तो आपको समझ आया कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन सेक्स ऑर्गन एंड गेमेट। ठीक है, ऑर्गन तो बनाएगा ना, और गेमेट बनता है। गेमेट डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द फिनोमेना ऑफ फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अच्छा, फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम? मैम आर्किगोनी। ठीक है, वेरी गुड। और फीमेल गेमेट का नाम क्या हो जाएगा? मैम एग सेल्स। ठीक है, वेरी गुड। फ्यूजन किस किस के बीच में होगा, किस किस को आप फ्यूज कराएंगे? मैम एंथेरोजॉइड्स एंड एग सेल ओनली। वेरी गुड, एंथेरोजॉइड ठीक एंड है। एक्सेल। हाँ, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, फ्यूजन के बाद क्या बनेगा? जाइगोट फॉर्मेशन। जाइगोट। ठीक है, और फ्यूजन के बाद जो जाइगोट बन रहा है उसकी प्लॉइडी क्या है? 2n। मैम 2n। 2n। तो एंथेरोजॉइड की प्लॉइडी क्या होगी फिर? n। n। वेरी गुड। एग की प्लॉइडी? वो भी n। n। हाँ, ठीक है, वेरी गुड। जाइगोट की प्लॉइडी? मैम 2n। 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 और जाइगोट अगर डिवाइड करके आगे स्पोरोफाइट बनाएगा तो उसकी प्लॉइडी क्या होगी? मैम n। जाइगोट अगर अपने आप को मैम डिवाइड कर 2n। रहा है, यस, 2n। हाँ, एक और चीज है जो हिडन है इसमें, मैं अभी समझाती हूँ आपको। देखिए, एक छोटा सा डाउट आपको रह गया है, तभी मैं पूछ रही हूँ। जाइगोट अगर स्पोरोफाइट बना रहा है तो कौन सा सेल डिवीजन होगा? मैम माइटोसिस। बस यही यही आपका आंसर छिपा हुआ है। जैसे अभी तुरंत मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अगर जाइगोट डिवाइड करके स्पोरोफाइट बना रहा है तो प्लॉइडी क्या होगी, तो आप कंफ्यूज हो गए, एन बोला आपने। ठीक है, हमेशा एक बात याद रखना है, माइटोसिस नेवर इंटरफेयर्स विद द प्लॉइडी ऑफ एनी सेल। माइटोसिस अगर आप करा रहे हैं तो फोटोकॉपी करके देगा। किसमें कराना है आपको? 2n में कराना है माइटोसिस, 2n देगा। n में कराना है माइटोसिस, n देगा। एक्सेप्शनल केसेस पे होगा, मैं बताऊंगी आपको। ठीक है, इसका मतलब ये आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं आगे बढ़ रही हूँ। ठीक है, चलिए, ये तो आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब कुछ ना, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि टेक्निकल पार्ट है ये। मतलब इस टॉपिक में, या जो आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं इसमें क्या है, ये टेक्निकल पार्ट बोलने का मतलब है कि ये टर्म्स है, बहुत आसान है, बहुत इजी है, वो चीज़ भी क्लियर है, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ, इतना तो है कि अब चीज़ें जब ज़्यादा होती है तो आपको दिमाग में भी ज़्यादा रखना होता है। ठीक, तो हम लोग उस पर आते हैं अभी। बहुत साधारण तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से मैं कोशिश करूंगी कि आपको सारी चीज़ें इंस्टेंटली समझ आती चली जाए। आसान है, मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या क्या हमें पढ़ना है। ठीक है, बट वैसा कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, इसको पढ़ना भी समझना भी। ठीक है, इमेजेस की हेल्प भी लेंगे हम लोग, उससे भी आसान हो जाएगा।
देखिए, सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या है, होमोस्पोरस है। क्या है? होमोस्पोरस। ठीक है। टेरिडोफाइट्स जो है ये अपने आप में अनोखे हैं। रीजन क्या है कि इसमें ज्यादातर मतलब मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स जो है ज्यादातर आंख बंद करके जो आपको दिखेगा, कुछ को छोड़ के, जैसे सिलेजिनेला और साल्विनिया के बारे में आगे जब हम लोग आएंगे तब मैं बताऊंगी आपको। वो दो तरह के पत्तों को कैरी करने का काम करते हैं, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे वहां पे। होमो मतलब होता है सेम और सिमिलर, हर बच्चे को पता है। ठीक है। तो कुछ भी नहीं है, ये एक सिंपल सा ऐसा टर्म है जहां पे टेरिडोफाइट्स के पास, ठीक है, जो स्पोर्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं वो बिल्कुल सिमिलर काइंड के बनेंगे। कैसे बनेंगे? जब ये एक ही तरह के स्पोर्स बनाने का काम करेंगे तब होमोस्पोरस कहते हैं। तो ये अभी उतना ज्यादा एडवांस नहीं हुआ है, हम अभी टेरिडोफाइट्स पे ही हैं। यानी कि आपने पहले थैलोफाइट्स पढ़ा है, ब्रायोफाइट्स पढ़ा है, टेरिडोफाइट्स पढ़ा है, यानी कि मिड ऑफ द प्लांट कैटेगरीज में। आगे अभी जिम्नोस्पर्म्स एंजियोस्पर्म्स आने बाकी हैं। ठीक है। तो जिसकी वजह से ये जो टेरिडोफाइट्स है ये अभी इतनी ज्यादा एडवांसमेंट लेके नहीं आया कि हम यहाँ पे मेजॉरिटी के पास लिख दे कि ये दो तरह के स्पोर बनाता है। जब कोई दो तरह के स्पोर बनाता भी है, मतलब मेल दूसरे तरह का और फीमेल दूसरे तरह का, तो वहां पे उसको अच्छा माना जाता है, मतलब वो एडवांस माना जाता है। लेकिन ये अभी ये उतने एडवांसमेंट पे नहीं आया है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म होमोस्पोरस, तो आपको सिंपल सी बात ये बोलनी है कि व्हेन सिमिलर टाइप ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एनी प्लांट, कोई भी प्लांट जब सिमिलर टाइप ऑफ स्पोर बनाता है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, होमोस्पोरस कहते हैं। और अच्छी बात क्या है कि मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स कैसे हैं, होमोस्पोरस है। समझ आया सबको पहला टर्म, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोस्पोरस, समझ आया आपको? यस मैम। चलिए, वेरी गुड। अब है हेट्रोस्पोरस। ठीक है, मैं बार बार बोल रही, आसान है, बस ज्यादा है तो थोड़ा आपको जल्दी जल्दी समझते हुए दिमाग में रखना भी पड़ेगा। ठीक है। हेट्रोस्पोरस के बारे में हम लोग बात करें। हेट्रो मीन्स डिफरेंट। ठीक है। मैंने आपको सिलेजिनेला दिखाया था, याद होगा आपको। ठीक है। और एक है साल्विनिया। अब सिलेजिनेला जो है बहुत छोटे 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 पत्ते हैं इसके पास, सिलेजिनेला के पास। साल्विनिया है। बस आपको इन दोनों का नाम याद रखना है। ठीक है। इसकी खासियत क्या है कि ये दो तरह के स्पोर बनाने का काम करते हैं। मैक्रो मतलब ये लार्ज स्पोर भी बनाते हैं, और माइक्रो मीन्स छोटा होता है। माइक्रो मतलब ये स्मॉल स्पोर्स भी बनाते हैं। तो जिसकी वजह से हमने इसको हेट्रोस्पोरस का टैग दे दिया। तो आपको एग्जाम में मैं क्रिस्टल क्लियर बोल रही हूँ, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा साफ सीधा सा, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ हेट्रोस्पोरस प्लांट्स। आपको आंसर में लिखना है सिलेजिनेला एंड साल्विनिया, याद रहेगा, क्योंकि बाकी जो बच गए सारे के सारे सबके सब कैसे होमोस्पोरस हैं। तो यहाँ पे स्पेशल बात क्या हुई हेट्रोस्पोरस के बारे में कि हेट्रोस्पोरस कौन है, तो सिलेजिनेला है और साल्विनिया है। ठीक है। सिलेजिनेला आपने देख रखा है, याद होगा आपको, और एक साल्विनिया है, ये हम लोग देख लेते हैं। आपने देखा होगा, बट होता है ना कई बार कि बच्चों को देखने के बाद ये याद आता है कि अच्छा ये तो वही प्लांट है जिसको हमने देखा है ना। तो साल्विनिया ये रहा, देखिए। ये ऐसे इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। ये ऐसे वाटर रिजर्वॉयर के ऊपर आपने बहुत देखा होगा। ये देखिए, ये साल्विनिया है। और स्पेशली स्टेगनेंट वाटर में पाया जाता है, तब तो जरूर देखा होगा आपने। इसको देखा है आपने, हालांकि ये बहुत अच्छा नहीं पता चल रहा, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी तो
डायग्रामेटिक व्यू टाइप से लग रहा है। जो आपने देखा है वो ड्रैग नहीं हो रहा है, ये तो गारंटी के साथ देखा है, ये ड्रैग नहीं हो रहा। अच्छा, यहाँ इमेजेस में ये जो सेक्शन ओपन हो रखा है ये दिख रहा है आपको, ये वाला जहाँ पे कर्सर मूव कर रहा है, ये नजर आ रहा है? चलिए एक बार और कोशिश करते हैं। तो ये साल्विनिया है, आपने देख रखा है, बट वही है कि टाइम पे ड्राइव नहीं होगा ये। चलिए आगे बढ़ते, बस आपको 2 एग्जांपल्स याद रखने हैं, जो क्या है ये हेटेरोस्पोरस है। एक पर्सन में इसको यहाँ पानी में से निकाल के, इसको देखा है आपने स्टैग्नेंट वाटर में, ठहरे हुए पानी में, ये देखिए जो हाथ में इसने ले रखा है, ये पता यस चल रहा मैम। है ना? यस वही मैम, मैं यस बोल रही थी, आपका देखा हुआ है, बट इसमें बहुत अच्छा पता नहीं चल रहा था, ये पता चल रहा है आपको, है ना? ये साल्विनिया है, तो इसकी खासियत क्या है कि ये दोनों तरह के स्पोर्स को बनाने का काम करता है। मतलब एक लार्ज स्पोर बनाएगा, लार्ज को मैक्रो मीन्स लार्ज होता है, कोई नया टर्म नहीं है ये, ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत हैवी या भारी भरकम आपको सीखना है, नहीं। हेट्रोस्पोरस, हेट्रो मीन्स डिफरेंट होता है। सिर्फ याद रखने वाली बात क्या है, यहाँ पे एग्जांपल्स आपको याद रखना पड़ेगा, सिलेजिनेला एंड साल्विनिया, वो भी इतनी बार बोलते बोलते आपको याद ही हो गया होगा अभी, है ना? ये 2 इसके क्लासिक एग्जांपल्स हैं, ठीक है। सवाल ये उठता है अब यहाँ पे, जो मेगा स्पोर्स है, अब मैक्रो जिसको लार्ज हम बोल रहे हैं वही यहाँ पे मेगा स्पोर है, ये कुछ अलग नहीं है या फिर डिफरेंट नहीं है, यही यहाँ पे मेगा स्पोर है, और एक क्या है, माइक्रोस्पोर है, ठीक है। अब इसको हम लोग आसान बनाते हैं पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में और पूरे बायोलॉजिकल फील्ड में, ठीक है, एक ह्यूमन वाले केस को छोड़ के। होता ऐसा है कि जहां जहां पे आपको मेगा टर्म सुनने को मिलेगा, आगे जाके तुरंत जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, जिम्नोस्पर्म्स में पढ़ेंगे, एंजियोस्पर्म्स में पढ़ेंगे, वहां आप क्या देखिएगा, मेगा टर्म हमेशा फीमेल के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है। तो मेगा स्पोर जो है ये आगे जाके डोमिनेट करके फीमेल गेमेटोफाइट बनाएगा, ठीक है। मेगा वाला फीमेल बनाएगा, बार बार मैं बोल रही हूँ, मेगा वाला क्या बनाएगा, फीमेल, और माइक्रो वाला जो है वो मेल गेमेटोफाइट बनाएगा। माइक्रो वाला क्या बनाएगा, मेल गेमेटोफाइट बनाएगा, मतलब बड़ा वाला फीमेल गेमेटोफाइट बनाएगा और छोटा वाला जो है वो मेल गेमेटोफाइट बनाएगा। मेगा जो है वो फीमेल और माइक्रो जो है वो मेल, याद रहेगा सबको? ट्रिकी है, हमेशा के लिए यस। दिमाग में प्रिंट कर लेना है। बच्चे बोलते हैं मैम हमें कंफ्यूजन हो रही है, मेगा वाले को मेल लिख के आ जाता है, निकाल देना है बिल्कुल दिमाग से। एंजियोस्पर्म्स तक में जब मैं आपको मेगा स्पोरोजेनेसिस पढ़ाऊंगी, इसका मतलब ही है वहां पे फीमेल गेमेट का फॉर्मेशन। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब आपको क्या सीखना है, पॉलिन ग्रेन का फॉर्मेशन। तो हमेशा के लिए बस एक सिंपल सी बात याद रखनी है कि जब माइक्रोस्पोर्स है यहाँ पे तो ये मेल गेमेटोफाइट बनाएगा, और मेगा स्पोर है यहाँ पे तो ये फीमेल गेमेटोफाइट बनाएगा, ठीक। अब फीमेल गेमेटोफाइट जो है ये प्लांट के ऊपर, मतलब जो पेरेंट स्पोरोफाइट है, तो उसके ऊपर ये बहुत टाइम तक रिटेन रहता है, ठीक है। और जो जाइगोट है, तो अगर ये, अब अगर मैं वापस आपसे क्वेश्चन पूछ लूं, विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ यंग एम्ब्रियोज फ्रॉम जाइगोट, क्या आंसर होगा आपका? जाइगोट से एम्ब्रियो बनने में कौन सा सेल डिवीजन लगेगा, आंसर कीजिए। जाइगोट से एम्ब्रियो बनने में कौन सा सेल डिवीजन लगेगा, माइटोसिस या मियोसिस? माइटोसिस। हाँ, हमेशा। जब मैंने आपको पहले ही ट्रिक बता दिया, जाइगोट को क्या बनाना है आगे जाके, जाइगोट को आगे जाके स्पोरोफाइट बनाना है, एम्ब्रियो बनाना है, फिटस बनाना है, डिफरेंशिएशन करना है, सेल ग्रोथ करना है, कुछ भी करना है, माइटोसिस करेगा। ये क्या करेगा, माइटोसिस करेगा, ठीक है। तो माइटोसिस करके ये जो होगा तो फीमेल गेमेटोफाइट में होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, अब जो समझने वाली बात है और जिसके बारे में बार बार बच्चे मेरे से पूछते हैं, कि जब ये डेवलप हो रहा है और यंग एम्ब्रियो में अपने आप को कन्वर्ट कर रहा है, तो यहाँ पे ऐसा क्यों बोला जाता है, दिस इवेंट इज अ प्रिकर्सर टू द सीड हैबिट कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन, ठीक है। प्रिकर्सर मतलब होता है शुरुआत करने वाला, ठीक है।
तो ब्रायोफाइट्स के लेवल पे या उसके पहले जब हमने देखा था, तो जैसे अगर हम एल्गी वगैरह की बात करें तो उतनी ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं थी। अब जाके यहाँ हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, या यहाँ इस केस में आपने क्या देखा है कि कम से कम यहाँ पे जो मेल गेमेटोफाइट है और फीमेल गेमेटोफाइट है, ठीक है, तो अलग अलग यहाँ पे डिफ्रेंशिएट होके अब इन्होंने अपने आप को डेवलप करना स्टार्ट किया है। भले ही वहाँ पे दो ही जेनरा में आपको देखने को मिल रहा है, फिलेजिनेला और साल्विनिया, बट कर तो रहा है ना। तो इसने एक शुरुआत कर दी, एक नींव रख दी, इसने एक इनिशिएशन कर दिया किस चीज का, तो सीड हैबिट। सीड हैबिट मतलब अगर कहीं सीड या बीज अगर डेवलप होगा तो फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट जो यहाँ पे क्या है, जो आगे डेवलप होकर सीड बना रहा है, तो यही आगे जाके इवोल्यूशन को क्रिएट करने का काम करेगा। और इवोल्यूशन तब तक नहीं हो सकता जब तक कहीं पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो। कभी आपने आज तक नहीं सुना होगा कि कहीं पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है और वहां पे क्या हो गया हो, इवोल्यूशन हो गया, ऐसा कभी नहीं सुना होगा आपने। इवोल्यूशन जब भी होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले प्लांट्स नहीं होगा, या सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स नहीं होगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको कभी भी इसका नाम सुनने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इस पेज में कोई डाउट हो किसी को पूछ लेंगे मेरे से। मैम सीड हैबिट समझ नहीं आई। देखिए, सीड हैबिट बोलने का मतलब ये है कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद सबको पता है कि जायगोट किसका प्रोडक्ट है, तो फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट है। जब कभी भी कहीं भी जायगोट बनेगा, ठीक है, और ये जायगोट जो आगे जाके एम्ब्रियो में खुद को डेवलप करेगा, तो ऑब्वियस है कि यही एम्ब्रियो आगे जाके प्लांट बॉडी भी बनाएगा, ठीक है। तो प्लांट बॉडी जब बनाएगा तो ये किसका प्रोडक्ट था, जायगोट जो आगे जाके एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो जो प्लांट बॉडी बना रहा है, तो ये प्रोडक्ट किसका था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का था। तो इस इवेंट ने सीड हैबिट की शुरुआत कर दी। सीड हैबिट एक वैसा ही टर्म है जैसे होता नहीं किसी चीज के लिए हम फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे बोलते बोलते हम कैसे बोल देते सोने पे सुहागा, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। अब कोई मतलब थोड़ी है, जैसे हम बोल रहे हैं सोने पे सुहागा, तो आप गोल्ड कहाँ से लेके आइएगा, कहावत वाली बात हो गई। तो एग्जैक्टली उसी तरीके से यहाँ पे एक बात बोली जा रही है, precursor to the seed habit, considered an important step in evolution because the formed zygote is the product of sexual reproduction। क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है, तो आगे जाके इसने एक नींव रख दी है, इसने शुरुआत कर दिया है कि अब जो इवोल्यूशन है वो बहुत अच्छे तरीके से होगा। और जैसे ही हम आगे एंजियोस्पर्म्स में जाएंगे तो वहां पे साथ साथ एक स्टेटमेंट ही लिखवाऊंगी मैं आपको कि ये मोस्ट एडवांस्ड और मोस्ट डेवलप्ड और मोस्ट इवॉल्व कैटेगरी ऑफ प्लांट है, क्योंकि इसमें पॉलिनेशन उतना ही क्या होगा, ब्रॉड और वाइड तरीके से होगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, वो इवोल्यूशन भी ज्यादा करेगा। लेकिन उसकी शुरुआत किसने करी है, तो टेरिडोफाइट्स में जब यहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट हुई तो इसने क्या किया, इवोल्यूशन की शुरुआत कर दी। बस इतना सा मतलब है। अब आया समझ में। यस मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपके पास जितने भी प्लांट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, प्लांट्स बोलने का क्या मतलब है, चाहे यहाँ पे पी साइलेंट होगा यहाँ पे, चाहे यहाँ सिलोटम है, चाहे सिलेजिनेला है, लाइकोपोडियम का इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन को बनाने में, सबका इस्तेमाल होता है, ठीक है। इक्विसेटम है, टेरिस है, एडियंटम है, सारे पौधों को इमेजेस में देखेंगे सब आपका देखा हुआ है, सबको देख रखा है आपने। कोई भी ऐसा प्लांट नहीं है ना जो आप बोले हमने नहीं देखा। आप रहते तो इसी धरती पे है ना, ऑब्वियस है ना। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे हम लोग लाइकोपोडियम का लेते हैं, ठीक है, इसको देखा है आपने, लाइकोपोडियम जो है, ठीक है। अब ये जो प्लांट है, ये देखिए देख रखा है आपने। अब हमने बोला था कि शुरू में जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि इसके बहुत सारे पौधे जो हैं वो मेडिसिनल यूज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और स्पेशली हमने एक पॉइंट लिखा है वहां पे, ऐसा भी नहीं है कि कुछ आप ऐसे ही एडिशनल लिख रहे थे, हमने स्पेशल एक पॉइंट नोट किया था, याद है आपको। देखिए मैं हटा दूंगी इसको बाद में। ये देखिए जैसे यहाँ पे ना आपको एक होम्योपैथिक मेडिसिन नजर आ रहा है, ये दिख रहा है, लाइकोपोडियम है इस पे लिखा हुआ, यस मैम। दिख यस रहा है। मैम। अच्छा क्या है ये लाइकोपोडियम, अगर आपको दिख रहा है तो आपको यहाँ आप बोलेंगे कि इसमें कौन सी नई बात है। हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये क्या है, होम्योपैथिक मेडिसिन है, ठीक है।
तो लाइकोपोडियम का जब आप यूज देखना स्टार्ट करेंगे, बहुत सारा यूज है इसका। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है, किसी को लिवर डिसऑर्डर है, यूरिनरी डिसऑर्डर है, या कुछ और भी फंक्शन है, तो बहुत सारी चीजों में क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। ठीक, तो अब ये बन किससे रहा है, तो ये इस पौधे से बन रहा है। ये देखिए, इसको देखा है आपने, पहचान गए, देखा है आपने, इसको देखा है ना। तो जितने भी आपको प्लांट्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं, जो भी आपको नाम यहाँ पे नजर आ रहा है, सब को आपने देख रखा है। बस ये बात इतनी सी है कि आप ये नहीं जानते थे कि हाँ ये लाइकोप्सिडा है। ठीक है, तो याद क्या करना है आपको कि टेरिडोफाइट्स के बारे में जब हम इसको और आगे फर्दर क्लासिफाई करेंगे क्लासेस में, तो क्लासेस में जब आप क्लासिफाई करेंगे तो पहला क्लास है यहाँ पे सिलोप्सिडा, दूसरा है लाइकोप्सिडा, देन है स्पेनोप्सिडा, और देन है टेरोप्सिडा। सिलोप्सिडा का एग्जाम्पल है सिलोटम, आसान है, सिलोप्सिडा से सिलोटम याद रखना है बस। लाइकोप्सिडा में लाइकोपोडियम तो याद रह जाता है बच्चों को, सिलेजिनेला को इधर उधर करते हैं बच्चे, इसमें भूल जाते हैं, तो याद रखना है लाइकोप्सिडा को ही बिलोंग करता है सिलेजिनेला। अभी आपने तुरंत देखा लाइकोपोडियम के भी बहुत छोटे छोटे पत्ते थे, वैसे ही जैसे सिलेजिनेला के हैं। ठीक है, उसके बाद स्पेनोप्सिडा को बिलोंग करता है इक्विसेटम, और टेरोप्सिडा को बिलोंग करता है ड्रायोप्टेरिस। अब आपका जो क्वेश्चन जो आपके दिमाग में होगा वो ये होगा, और जो क्वेरी आपके दिमाग में चल रही होगी वो ये होगी कि हमें इसको याद कैसे करना है। इसको याद करने का एक ही तरीका है कि आपको इसको, जैसे मान लीजिए ये 4 कैटेगरीज है, आप देख के ही चारों, अभी एग्जांपल को साइड कर देना है आपको। पहले जो ये 4 नेम्स हैं, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पेनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा, ठीक है, तो पहले आपको इसको देख के ही 3 बार, 4 बार, 5 बार लिखेंगे, छठे बार में, 7वें बार में आपको खुद ही फील होगा कि अब हम इसको बिना देखे लिख सकते हैं। 10 टाइम्स लिख लीजिए, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। बायो में कभी आपको कोई टर्म अगर टफ लगे या ऐसा लगे कि हमने नहीं सुना है, ऑब्वियस है 9वीं 10वीं में बच्चों ने नहीं पढ़ा है, नया है आपके लिए, मैं ऐसा भी नहीं बोलूंगी पढ़ के आए अपना इंग्लिश क्लास में, तो उसको हमेशा वैसे ही करते हैं जैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पढ़ाई करते हैं। हमेशा याद रखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे करते हैं, लिख के करते हैं ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कोई रटता है क्या आप में से कोई बच्चा, नहीं। आप ऐसा तो नहीं कि उसको रटते हैं या देख रहे हैं, देखते रहिए 1 घंटा, कुछ नहीं होगा उससे। आपको कैसे करना है, उसको लिख के करना है, तो लिख के आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब ये चारों याद हो जाएंगे तो आप एक चीज और नोटिस करेंगे कि एग्जाम्पल्स ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं बच्चों को 2 बार 4 बार प्रैक्टिस करने के बाद। ठीक है, तो ये टेरिडोफाइट्स हमने कंप्लीट किया है, और अब जो नेक्स्ट प्लांट कैटेगरी पे हम मूव करने जा रहे हैं दैट इज जिम्नोस्पर्म। ठीक है, उसके पहले टेरिडोफाइट्स में अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लूंगा मेरे से, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल? यस मैम। चलिए, अब देखिए अच्छी बात क्या है कि हमने जिम्नोस्पर्म स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, अब जिम्नोस्पर्म्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, ठीक है, दोनों को ना एडवांस्ड प्लांट की कैटेगरी में काउंट करते हैं हम लोग। जो हायर प्लांट्स, हायर प्लांट्स, हायर प्लांट्स आप सुनते आए हैं ना, तो एक्चुअल में ये जो आप बार बार सुनते आए हैं, तो ये हायर प्लांट्स की कैटेगरी में जाते इसलिए हैं क्योंकि एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स, तो जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में एक छोटा सा फर्क क्या है कि ये जो जिम्नोस्पर्म्स हैं, तो इसके जो सीड्स हैं सिर्फ नेकेड होते हैं। इसको देखा है किसी ने, इसको देखा है आपने? मैम कौन? ये प्लांट ऐसे नॉर्मल, ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा, ये कुछ अजीब ही तरह से है, मैं बताती हूँ, पौधा दिखाती हूँ आपको। देखिए, एक प्लांट दिखाती हूँ, साइकस है, पाइनस है, सब देख रखा है आपने। इनको भी ऑर्नामेंटेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। ये जो बीच में आपको भी जो पार्ट दिख रहा था ना, ये तो काफी लिखा हुआ भी, किताब में भी लिखा हुआ है, ये ना काफी हार्ड और वुडी होता है। वुडी बोलने का क्या मतलब है कि काफी टफ होगा ये रहा। अब तो ये सब तो जरूर देखा होगा, ये देखिए,
सबसे पहले किसी प्लांट को पहचान जाना है, उसके बाद अपने आप आसान हो जाता है, लिखना बहुत इजी हो जाता है। ये जो पौधे हैं इन सब को आपने देखा होगा, मतलब ऐसे ही हैं, नॉर्मल पौधे हैं, ऐसा नहीं कि कुछ दूसरी दुनिया का कोई प्लांट है। लेकिन समझने वाली बात क्या है यहाँ पे, समझने वाली बात ये है, इस डायग्राम को, डायग्राम तो नहीं है, इमेज ही है डायरेक्ट। इस इमेज को जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक बात यहाँ पे नजर आ रही होगी, इसके यहाँ पे ऐसे ना नीडल लाइक लीव्स हैं, इसका हम लोग यूज करने वाले हैं आगे जाके। इसके पास जो नीडल लाइक लीव्स अवेलेबल है ना, अब जैसे ये पत्ते देखिए, तो इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका हम यूज करने वाले हैं, ये पत्ते जो हैं, क्योंकि हम लिखने वाले हैं कि ये अपने आप को काफी एडवर्स कंडीशंस में भी इजीली सरवाइव करा सकते हैं। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म्स को पहले तो आपको पहचानना जरूरी है, शायद आपको अभी भी पहचान में नहीं आया हो, तो चलिए हम लोग फाइनस देखते हैं, आप देखते के साथ बोलिएगा अच्छा यही, इसको तुम पहचानते हैं, ये देखिए, इसको जरूर पहचानते होंगे। ऑर्नामेंटेशन के लिए या फिर लो मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है ना, तो इसको जगह जगह लगा दिया जाता है। साइटस देख लीजिए, ये देखिए, इसको तो देखा होगा जरूर, गारंटी के साथ, कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसने नहीं देखा होगा। इसको पहचान रहे हैं ये? यस मैम। यस मैम। हाँ, कोई ऐसा, यही मैं कोशिश तब से यही कर रही थी, एक प्लांट पहचानिए कम से कम। जैसे एनिमल किंगडम जो मैम मैं ये बच्चों तो को पढ़ाती, इंडोर प्लांट्स है। हाँ, तो ये ना ऑर्नामेंटेशन के लिए, जैसे आपने स्कूल्स में देखा होगा एक लाइन लगा के किनारे किनारे लगा दिया, कॉलेजेस वगैरह में देखा होगा कि लगा दिया स्ट्रेट लाइन से, सही में ऑर्नामेंटेशन में बढ़िया दिखता है ये। ठीक है, कभी आपने इन पौधों में फूल लगा हुआ देखा है क्या, फ्लावर देखा है आपने? नो नहीं मैम। मैम। नहीं देखा होगा, नहीं ठीक है, मैम। चलिए आप ही ने बोला नहीं देखा है। इसका मतलब है कि ये जो प्लांट्स हैं जिम्नोस्पर्म्स, तो ये फ्लावर्स को कैरी करने का काम नहीं करता। फ्लावर तो तब बनेगा ना जब इसके सीड गुंजाइश छोड़े किसी चीज की। तो जिम्नोज मतलब नेकेड होता है, जिम्नोज मतलब क्या होता है, नेकेड होता है। और स्पर्मा मतलब सीड होता है, स्पर्मा मतलब क्या होता है, सीड होता है। ठीक है, सबसे पहली चीज ये है कि जिम्नोस्पर्म्स के पास नेकेड सीड्स प्रेजेंट होते हैं, नेकेड सीड्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, और अगर इसने पूरा फर्टिलाइजेशन का इवेंट क्रॉस कर लिया, उसके बाद भी जो सीड बनने वाले हैं उसका कुछ नहीं होना है, वो सबके सब नेकेड होंगे। ठीक है, सिंपल सी एक बात है कि जितने भी सीड ये कैरी करेगा ये नेकेड होंगे, पहली बात, यही चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि दीज ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। आपने फ्लावर नहीं लगा हुआ देखा होगा इसमें, फ्लावरिंग के लिए तो अगली कैटेगरी आएगी ना एंजियोस्पर्म्स की, इसमें आपने नहीं देखा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब जिम्नोस्पर्म्स में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आपको जिम्नोस्पर्म्स में मीडियम साइज पौधे भी देखने को मिलेंगे, ट्री भी देखने को मिलेगा, टॉल ट्री भी देखने को मिलेगा, श्रब्स मतलब झाड़ियां होती है वो भी देखने को मिलेंगे। ये एक ट्री आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये इसको रेड वुड ट्री बोला जाता है, सिक्वोया है ये। यूपीएससी बीपीएससी का एग्जाम जो बच्चे देते हैं ना, उन तक से पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि बायोलॉजी के लिए कोई कॉपीराइटेड है। क्या रीजन है? रीजन ये है कि दुनिया का सबसे टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज है ये, सबसे लंबा जो है ना ये ट्री है, टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज है सिक्वोया। ठीक है, तो आपको याद क्या करना है, अब इसको तरह तरह से घुमा के पूछा जा सकता है, क्या कि टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज जो है किस प्लांट कैटेगरी को बिलोंग करता है, तो क्या आंसर देंगे आप? मैम जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, वेरी गुड। जिम्नोस्पर्म। और रेडवुड ट्री को क्या बोलते हैं हम लोग, या इसमें से कौन सा रेडवुड ट्री है, तो सिक्वोया है। कितना है? तो आपको पता है ये कितना जा सकता है? मैक्सिमम जो है ये 324, 325, 326 फीट तक जा सकता है। आप सोच लीजिए, मतलब आप 5 फीट 6 फीट के हैं, 6 फीट तो बहुत मुश्किल तो जाता है, 5 फीट 5.5 फीट, बॉयज हुए 5 फीट 8 इंच, 10 इंच 11 इंच जो भी है, 6 फीट मान लीजिए, चलिए ठीक है। तो 6 फीट और कहाँ 326 फीट, 326 फीट, मतलब समझ जाइए कि कितना लंबा होगा ये। बात समझ आ रही है?
तो टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज कौन है? तो रेडवुड ट्री है, याद कर लीजिए अभी के अभी। इसको सिक्वोया भी हम लोग कहते हैं। तो ये टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज है। बिलोंग किसको करता है? ये जिम्नोस्पर्म को करता है। और इसमें भी आपको कोई भी कहीं भी फ्लावर लगा हुआ नहीं दिख रहा है, ठीक है। याद हो गया सबको? तो आसान, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म गारंटी के साथ बहुत आसान है, बहुत इजी है। मैं बार बार पहले ही बोल रही हूँ आपको, जो पार्ट था समझने वाला, दिमाग लगाने वाला, दिमाग खपाने वाला, वो ओवर हो गया आपका। जो चीजें ऐसी हैं जो आपको लगे कि अच्छा ये बहुत मुश्किल है, ऐसा है वैसा नहीं, वो आपने ऑलरेडी सीख रखा है, ठीक है। जब मैं आपको चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करा रही थी, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जब फंजाई वाला पार्ट आया था, तो वहां मैंने आपको माइकोराइजा सिखाया था, याद है आपको? सारे बच्चों को याद है? यस मैम। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन माइकोराइजा जब आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ रहे थे ना, आपको सिर्फ इतना लिखा हुआ था कि द फंजाई में बी एसोसिएटेड विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, याद आया? हाँ मैम। लेकिन अभी आपके पास जो ये थर्ड चैप्टर आ रहा है, ये नीट का क्वेश्चन है, ढूंढ लीजिए, ना मिले तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। नीट में कई सालों में पूछा गया क्वेश्चन है कि विच प्लांट स्पीशीज इज कंसर्न्ड विद माइकोराइजा। वहां पे आपको एग्जांपल दिया रहेगा, साइकस, पाइनस, फाइकस, कुछ भी एग्जांपल दिया रहेगा। पाइनस मार्क करना है आपको। क्या मार्क करना है? पाइनस। आपको अभी जो नीडल लाइक लीफ वाले जितने पौधे मैं आपको दिखा रही थी, वो सब के सब पाइनस थे। क्या थे वो? पाइनस थे। ये तो अभी अभी साइकस देखा आपने, लेकिन ये जो निडल लाइक लीफ वाले, ये सब जो मैं आपको बार बार दिखा रही थी ना, मैं बोल रही थी आप इसको पहचानते नहीं पहचानते, ये सब के सब पाइनस है। ये देखिए, तो ये जो पाइनस जो है, इनके रूट्स के साथ ये एसोसिएटेड होते हैं। और ये आपको बार बार ये जो एक स्पेशल स्ट्रक्चर, ये हार्ड वुडी वाला जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, नहीं पता है क्या है? ये स्ट्रॉबेरी है। इसका कितना बढ़िया क्रिस्टल मैम क्लियर इमेज है, कॉर्न्स। नहीं? हाँ, ये जो है ना, हाँ कोन्स, जिसको कोन बोलते हैं। बार बार, और देख पत्ते देखिए कितने बढ़िया इसमें नीडल लाइक दिख रहा है ना सबको। पाइनस है ये। क्या है? मैम पाइनस है। बहुत क्रिस्टल क्लियर, बहुत बढ़िया इमेज है, ठीक है। तो देख लिया आपने, पहचान लिया। और एक चीज और है, एक मजे की बात ये है कि ये देखिए, ये दूसरे तरह का कोन है और ये दूसरे तरह का कोन है। इसको भी करना है अभी हम लोगों को, आगे इस पे भी काम करना है, ठीक है। तो तुरंत मैं आपको दिखाऊंगी आगे जाके, अभी तो आपको समझ आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। अभी आपको याद क्या रखना है? तो अभी आपको ये याद रखना है कि पाइनस जो है, ये वही प्लांट स्पीशीज है जो कि माइकोराइजा को कैरी करने का काम करता है। अगर आपने अभी के अभी याद कर लिया तो आप बहुत इंटेलिजेंट है। हमेशा आपको इसको दिमाग में रखना है कि पाइनस जो है, यही क्या करेगा? शो करता है किस चीज को? माइकोराइजा को। किसको शो करता है? माइकोराइजा को शो करने का काम करता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग आते हैं कोरोलॉइड रूट्स पे। किस पे आते हैं? नॉर्मली अगर आप ढूंढने की कोशिश कीजिएगा तो आपको सारे जिम्नोस्पर्म्स में टैप रूट्स ही देखने को मिलते हैं। फाइब्रस तो तब दिखेगा ना आगे जब हम जाएंगे एंजियोस्पर्म्स की कैटेगरी में, जब हम मोनोकॉट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब इतने बड़े बड़े पौधे हैं जहां भी स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है, हमेशा याद रखना है। जो ट्रीज ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, जैसे आपने देखा सिक्वोया टॉलेस्ट ट्री था, ठीक है। समझने में भी अब इंटरेस्टिंग लग रहा होगा आपको। जो पार्ट था ये फटाफट सुनते जाएंगे, आपके दिमाग में चलता चला जाता है। आसान पार्ट है ये, ठीक है। आपने देखा सिक्वोया जो है वो बेचारा जा रहा है 325-26 फीट तक, कैसे जाएगा? उसने उतनी ऊंचाई तक कैसे जा रहा है? तो जब कोई मकान आपको बहुत ऊंचा बनाना होता है, तो पिलर्स भी तो उतने डेप्थ में जाके आपको डालना पड़ता है। तो उतने डेप्थ में जाने का काम हमेशा टैप रूट्स करते हैं, याद रखिएगा हमेशा। फाइब्रस रूट नहीं। जब कभी स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है तो हमेशा टैप रूट्स जाते हैं अंदर। तो जनरली जो है ये टैप रूट्स को कैरी करने का काम करता है, ठीक है। इन्हीं रूट्स के साथ कई बार क्या होता है कि कुछ नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाली जो बैक्टीरिया है वो एसोसिएटेड हो जाते हैं, ठीक है। तो उस रूट का नाम हम लोग कोरलोइड रूट्स दे देते हैं, ठीक है। तो क्या क्या आपने क्वेश्चन सीखा? व्हाट आर कोरलोइड रूट्स? द स्पेसिफिक रूट्स which are associated with nitrogen fixing bacteria। याद हो गया? मतलब जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाली साइनो बैक्टीरिया के साथ एसोसिएटेड होते हैं, उनको हम कोरलोइड रूट्स कहते हैं। कोरलोइड रूट्स जिसको देख के आपने बोला हाँ हम इसको पहचानते हैं, साइकस जो अभी भी देखा था आपने, तो साइकस के रूट्स जो हैं, उसके रूट कैसे होते हैं? कोरलोइड रूट्स होते हैं। तो
आपको क्या समझ आया कि कौन सी ऐसी स्पीशीज है जिसमें कोरलोइड रूट्स पाए जाते हैं? साइकस। साइकस किसको बिलोंग करता है? जिम्नोस्पर्म्स को बिलोंग करता है। कोरलोइड रूट्स क्या होते हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के साथ एसोसिएटेड रूट्स होते हैं। कैसा रूट है ये? टैप रूट है, फाइब्रस रूट है, कैसा है? दो ही तो तरह का तो रूट ही होता है दुनिया में, तो टैप रूट है ये, ठीक है। तो इस पेज से कौन कौन से क्वेश्चन आपको देखने को मिले? क्योंकि बहुत सारी चीजें और टर्मिनोलॉजी भी हम लोगों को करनी है, तो थोड़ा सा ना आज मैं आपको एक और चीज सिखाऊंगी, और धीरे धीरे तो मैंने बच्चों को सिखा दिया है, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं आप भी सीख जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। जैसे ये पेज आपके सामने अवेलेबल है, ये पेज आपने सामने रखा, तो आपको अपने नोटबुक में खुद ही नोट करना है कि आप इससे कितने क्वेश्चंस बना सकते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, मेंशन द टाइप ऑफ रूट्स इन जिम्नोस्पर्म्स। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि टैप रूट होता है, आंसर लिखिएगा टैप रूट, ठीक है। विच प्लांट स्पीशीज पोजेज माइकोराइजा। तो यहाँ पे आंसर लिखिएगा पाइनस। आपको Pinus. स्प्लिट करके ज्यादा क्वेश्चंस बनाने हैं, समझ गए? ये नहीं एक ही क्वेश्चन में पूरा पेज ही भर दिया लिख के, मतलब आपने लिख लिया वहां पे कि राइट अ नोट ऑन माइकोराइजा एंड कोरलोइड रूट्स, ऐसे नहीं करना है। जितना स्प्लिट करके मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस बना सकते हैं, आपको उससे क्या पता चलेगा, साथ के साथ आपकी नीट की भी तैयारी होती चली जाएगी, ठीक है। क्योंकि जितने डेप्थ में जाके, पाइनस से भी पूछा गया क्वेश्चन है नीट में, साइकस, कोरलोइड रूट्स एसोसिएटेड प्लांट्स लिख दिया, नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे साइकस। नेक्स्ट आप क्वेश्चन क्या लिखेंगे? व्हाट आर कोरलोइड रूट्स। शॉर्टकट में लिखिए आंसर N2 फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया एसोसिएटेड रूट्स, खत्म, ठीक है। गिव एग्जांपल्स या गिव एग्जांपल ऑफ दैट प्लांट व्हिच पोजेस कोरलोइड रूट्स, साइकस। तो मैं लिख नहीं रही इसको स्टेटमेंट में, 10 क्वेश्चन तो बहुत छोटा है, मतलब बहुत कम है। आज की क्लास से अगर आप बनाइएगा तो मोर देन 100 क्वेश्चंस बनेंगे आपसे। अगली क्लास में मैं 1 बाय 1 करके सारे बच्चों से पूछूंगी किसने कितने क्वेश्चन बनाए। इसका ये मतलब नहीं सैंपल पेपर लेके कॉपी कर लीजिएगा, सैंपल पेपर में वैसे भी काफी कम क्वेश्चन मिलेंगे आपको, अपने से कीजिएगा तो 100 से भी ऊपर जाएगा वो, ठीक है। जैसे अभी तुरंत मैंने आपको कराया है इस पेज पे, नेम द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज, सिकोया, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस ऐसे छोटे छोटे निकाल के खुद से धीरे धीरे करना सीखेंगे। हाँ, जहाँ दिक्कत आएगी वहां मैं अवेलेबल हूँ आपके सामने, वहां मेरे से पूछेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए फिर वापस वही बात, अभी जब मैंने आपको साइकस शो किया था तो पहले देख ही लीजिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं बैठने से क्या फायदा है ना। तो अब मैं आपसे इस साइकस के ऊपर एक क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये साइकस है, ये वापस वही में जाया, आसान सा लग रहा है मुझे, ये आ गया, जाएगा, ये देखिए साइकस है। आपको क्या लग रहा है, ये प्लांट जो यहाँ पे, प्लांट नहीं मतलब ट्री ही हो गया, छोटा सा प्लांट तो नहीं था ये, ठीक है। ये ब्रांच्ड है क्या? ब्रांच्ड है या अनब्रांच्ड है? नहीं मैम, नहीं। Ma'am, कैसा दिख रहा है? unbranched. ब्रांचिंग तो नहीं है इसमें, दिख रहा है ना आपको? आपको साफ साफ दिख रहा है कि इस पौधे में आपको ब्रांच जो है वो नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ब्रांच नहीं दिख रहा है तो कैसा हो सकता है, ये पौधे कैसे हो सकते हैं? तो मैम एक ही अनब्रांच सिंगल स्टेम है। बस, हाँ, यहीं से निकला है और पता चला सारे इसने पत्ते जो है वो निकाल लिए अपने, ठीक है। और पाइनस, सिट्रस वगैरह अगर आप देखेंगे तो इसमें Ma'am, आपको branched है प्रॉपर, वो. हाँ, ब्रांचिंग नजर आएगी बहुत अच्छे से। तो इमेज देखने का बहुत फायदा होता है, जैसे चीजें आप देखते हैं ना दिमाग में अगर आप रखते हैं तो आपको रखने की जरूरत नहीं, इजिली आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो छोटा सा करके रहने देती हूँ साइड में, चलिए इधर छोड़ देती हूँ, बढ़िया इमेज है, मतलब बहुत क्लियर है, बढ़िया। क्या मुझे क्या करना है इसका, है ना, आप पहचान जाइए, बहुत वही बहुत बड़ी बात है, रखने की जरूरत। आपको पता है एक पौधे को हिंदी में देवदार कहते हैं हम लोग, पता है आपको? ये जो Yes, ma'am. सिट्रस है ना, हाँ, इसी को बोला जाता है। ये देखिए सिट्रस जो है इनको देवदार बोला जाता है, हिंदी जब आप नाम ढूंढिएगा ना इसका, देवदार कहते हैं इनको। ये देखिए सिट्रस देवदार लिखा हुआ ही आता है, जब लिखते ही है इसको तभी देवदार लिखा हुआ आता है। ये देखिए बढ़िया ब्रांचिंग आपको दिखेगी इसमें, बहुत बढ़िया। सिट्रस जो है ये तो नॉर्मल ट्री जैसा है, तो ब्रांचिंग कैसे नहीं होती है ना, तो अनोखा ही है ऊपर वाला ये जो है साइकस अनब्रांच। अब ये देखिए ये सिट्रस है, ये क्या है? तो इसको ना मतलब साधारण तरीके से हिंदी में सही में देवदार कहते हैं इसको, देव जैसे गॉड वाला देव लिखते हैं ना, देवदार इसको बोला जाता है हिंदी में, ठीक है।
आप देवदार लिखिएगा ऑटोमेटिकली सिट्रस निकल के आएगा वहां पे, ठीक है। तो पाइनस और सिट्रस जो है आपने देखा इसमें प्रॉपर ब्रांचिंग अवेलेबल है। साइकस ये आपको दिख रहा है यहाँ पे छोटा सा, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, यहीं पे एक ही जगह से लीफ जो है यहाँ पे निकले हुए हैं, ठीक है। पत्ते जो है वो सिंपल भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं। अगर आपके मन में ये डाउट है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंपल लीफ, तो कुछ नहीं होता। सिंपल लीफ वही है जो आपको दिखता है। क्या बोलने का मतलब, आप बोलिएगा लीफ दिखता तो दोनों ही है। बोलने का क्या मतलब है कि अगर आप किसी ऐसे पत्ते को देखते हैं जिसमें आप बहुत अच्छे तरीके से बता सके कि कौन सा मिडरिब है, कौन सा वेन है, कौन सा वेन्यूल है, मतलब कोई ब्रांचिंग नहीं है, कोई पिन्ना नहीं है, कोई पिनेटली कंपाउंड लीफ नहीं, कुछ भी वैसा नहीं है, तो ऐसे लीफ को हम सिंपल लीफ बोलते हैं। ये जो पत्ता आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये कैसा है? ये कोई आपसे पूछे सिंपल है या कंपाउंड है, तो ये सिंपल लीफ है। कैसा लीफ है? ये सिंपल लीफ है, ठीक है। आगे जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पे पिनेटली, अब जैसे ये देखिए यहाँ पे ये प्रेजेंट है, ये आपको साइकस दिख रहा है, तो लीफ थोड़ी है इसके पास, ये पिनेटली कंपाउंड हो गया। तो यहाँ पे क्या है, सिंपल भी हो सकता है और कंपाउंड लीफ भी इसके पास हो सकते हैं, मतलब दोनों है इसके पास। अब कॉपीराइटेड नहीं है कि सिंपल ही होगा और कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब आगे देखिए साइकस के बारे में जब हम बात करते हैं तो पिनेट लीव्स परसिस्ट फॉर अ फ्यू ईयर्स, यहाँ पे कुछ सालों तक ये सर्वाइव करता है। द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म्स आर वेल अडेप्टेड टू, जो मैंने आपको बोला था कि आपको जो नीडल लाइक लीव्स दिख रहा है ना, इसका हमें आगे कुछ करना है। करना है का क्या मतलब है? मैम अगर मैं वाटर आपसे लॉस कम करता है वो। हाँ, वाटर लॉस कम करेगा। बार बार मैंने कई बार आपसे ये एग्जांपल पूछा है। मान लीजिए कि 50 ml वाटर है, वो आपने ग्लास में भी रखा है और प्लेट में भी रखा है, तो जल्दी इवेपोरेशन किसका होगा, प्लेट वाले का होगा या ग्लास वाले का होगा? मैम प्लेट से। प्लेट वाले का होगा। मतलब क्या है कि आपको सरफेस एरिया रिड्यूस करना पड़ेगा। तो सरफेस एरिया रिड्यूस करने की वजह से, जैसे कोनिफर्स में सिट्रस मैम वगैरह जो आपने कैक्टस क्या जिम्नोस्पर्म है? कैक्टस के बारे में जब हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो कैक्टस जो है वो अनोखी कैटेगरी में आता है। रीजन ये है कि कैक्टस में कैसा मॉडिफिकेशन, उसके मॉडिफिकेशन को एक नाम दिया जाता है। सोचिए क्या नाम देते हैं हम लोग, क्या कहते हैं उसको? कैक्टस के मॉडिफिकेशन के लिए ना एक टर्म आता है, 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने। बोलिए। कुछ भी याद कीजिए, एक आपने ना स्पेशल टर्म पढ़ा है इसके लिए, इसके मॉडिफिकेशन के लिए। देखिए जब आप पढ़ते हैं तो कैक्टस के मॉडिफिकेशन में आप जीरोफिटिक मॉडिफिकेशन या जीरोफिटिक एडवांसमेंट जोड़ते हैं, ठीक है। लेकिन उसका मॉडिफिकेशन और एडवांसमेंट दूसरी तरह से है, इन सब से टोटली डिफरेंट है। आएगा किसके अंदर? वो जिम्नोस्पर्म के ही अंदर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि कैक्टस को जब आप देखते हैं तो उसने दूसरे तरह का, उसको हम जेरोफिटिक एडेप्टेशन कहते हैं, याद रखेंगे हमेशा। ड्राई कंडीशन में अगर कोई प्लांट सरवाइव करता है तो उसके लिए हम लोग टर्म कौन सा यूज करते हैं? जेरोफिटिक, XEROPHYTIC। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या फर्क क्या है दोनों में, जमीन आसमान का फर्क है। बस आप टर्म लिख लेंगे कॉपी में, बस ये नोट कर लेंगे। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ये जो मॉडिफिकेशन यहाँ पे सपोज कीजिए अभी सिट्रस में आपने देखा है, तो उसने भी अपने लीव्स को किया है सरफेस एरिया रिड्यूस करने के लिए, नीडल लाइक किया है। और कैक्टस ने कैसा किया है? कैक्टस ने बिल्कुल ही स्पाइन की तरह कर दिया है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। क्या जो कोनिफर्स है, सिट्रस वगैरह है, वो ठंडी जगह में रहने के लिए अपने आप को अडाप्ट कर रहा है, और ये कैक्टस जो है वो गर्म जगह में अपने आप को रहने के लिए अडाप्ट कर रहा है। अब आया समझ में? ठीक है। तो जिसकी यस मैम। वजह से हाँ, ये यस मैम। खुद को वाटर लॉस से बचाने के लिए क्या करते हैं कि क्यूटिकल की भी कवरिंग रखते हैं अपने चारों तरफ। क्यूटिकल मतलब आप समझते हैं, वैक्सी कोटिंग मैम होती है वैक्स जैसे। कवरिंग। हाँ, वैक्सी कोटिंग होती है। एक वैसलिन का एक एड आता था, अभी भी आता होगा शायद, जो एक होता नहीं लीफ के ऊपर, एक के ऊपर वैसलिन लगा देते हैं और दूसरा ऐसी प्लेन रहता है, जिसके ऊपर वैसलिन लगाया यस होता मैम। है वो
सही रहता है और दूसरा वाला ड्राई हो जाता है। एग्जैक्टली उसी तरीके से सही में वैक्सी कोटिंग और लीव्स को वहां पे बचाने का काम करता है, ठीक है। तो वाटर लॉस से भी बचाने का काम करता है, ठीक है। ये भी पेज काफी आसान सा है, इसमें कोई डाउट किसी को, स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं आगे बढ़ रही हूँ। आसान सा है, बहुत सिंपल सा है। बस आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एग्जाम्पल आपको देना है, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ ट्री whose stems are unbranched, तो मैम आप क्या मैम लिखिएगा? साइकल। संकन स्टोमाटा क्या है? देखिए संकन स्टोमेटा का मतलब है कि स्टोमेटा के पास ना, वहां पे मैं दिखाती हूँ आपको, देखिए उसका इसका स्टोमेटा जो है ना, ये ना डीप पिट्स में जाके अवेलेबल होता है, डीप पिट्स में जाके प्रेजेंट होता है। संकेन बोलने का मतलब ये है कि वो स्वेलिंग वाले फॉर्म में होगा, और जिसकी वजह से क्या करता है, वाटर लॉस से उसको बचाता है। अभी जैसे अगर आपको ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है, अगर आपको ये देखने को मिले, तो आपको एक बात समझ आएगी कि ये जो स्टोमेटा है, ठीक है, सपोज कीजिए यहाँ पे ओपनिंग है, मैं समझा रही हूँ, माइक्रोस्कोपिक व्यू है, ये ऐसा ही दिखता है। तो अगर आपको जो ये स्टोमेटा दिख रहा है, स्टोमेटा बोलने का मतलब द ओपनिंग, ठीक है, ये जो क्या है, ओपनिंग है। तो नॉर्मली जो स्टोमेटा होता है वो एक लेवल में आपको किताबों में देखने को मिलता है, लेकिन ये जो स्टोमेटा साइड साइड में आपको दिखेगा वो कैसा होगा, तो संकीर्ण होगा। तो अच्छा, संकीर्ण होने का क्या फायदा होगा? संकीर्ण होने का ये फायदा होगा कि वो एक पिट में जाएगा, मतलब गड्ढे के अंदर वहां पे क्या प्रेजेंट होगा, टोमेटा प्रेजेंट होगा। तो उसका क्या मतलब होगा कि जब वो गड्ढे में प्रेजेंट होगा, तो जिसकी वजह से वाटर लॉस वहां पे कम होगा, ठीक है। अब आया समझ में? मतलब अंदर की तरफ संकीर्ण का क्या मतलब होता है, जैसे होता है ना कोई चीज धसा हुआ होता है, डीप पिट में अवेलेबल होता है, वैसा होगा ये। अब आया समझ में? गड्ढे के अंदर होगा, यस मैम। अगर साधारण भाषा में मैं आपको समझाऊं तो, ठीक है। चलिए, और कोई डाउट इस पेज से? नो मैम। चलिए आगे बढ़ते। एग्जाम्पल्स जरूर याद रखना है, ठीक है। ये तो मैंने ऐसे आपको बताया था कि दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों की, अगर इसको मैं हटा ही देती हूँ। चलिए, अब जिम्नोस्पर्म्स के बारे में अगर बात करें, बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। आपको मैं बता नहीं सकती कि कितनी चीजें अब आप सीखने जा रहे हैं, ठीक है। हालांकि अभी तक तो सीखा ही है, बहुत सारी चीजें आपने सीखी हैं, ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स जो हैं, इसके साथ भी एक ड्रामेबाजी है। क्या? ये भी हेट्रोस्पोरस है, ठीक है। हेट्रोस्पोरस बोलने का मतलब मेल गेमेट भी बनाएगा, फीमेल गेमेट भी बनाएगा। मेल दूसरे तरह का होगा, फीमेल दूसरे तरह का होगा। और मैंने आपको बोला था ना कि जिंदगी भर के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट काम देगा। माइक्रोस्पोर आपने सुना नहीं कि दिमाग में इमेजिन कर लीजिए, अच्छा मेल वाले की बात करी जा एंड रही मेल स्पोर्ट्स। है। हाँ, आपने मेगा सुना नहीं कि आप समझ जाइए फीमेल वाले की बात करी जा रही है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि ये अरेंज कैसे होते हैं, यहाँ जाके कहानी फंसती है, यहाँ समझने में दिक्कत होती है बच्चों को, ठीक है। अब ये जो दोनों तरह के स्पोर बन रहे हैं, चाहे हम माइक्रोस्पोर बनने की बात करें, चाहे हम मेगा स्पोर बनने की बात करें, ठीक है। यहाँ फिर वापस वही बात आती है, जैसे स्पोरोफिल आपने एक जगह पे सुना था, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्ट्रॉबेरी है, इसके मेल और फीमेल स्ट्रॉबेरी में जैसी अलग अलग आपको शो करूंगी, आपको समझ आएगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। चलिए, अभी अभी देखा था आपने, तो इमेज के हेल्प से ही आप समझ सकते हैं। फीमेल स्ट्रॉबेरी, पहली बात तो ये है, इसका मैं डिटेल्ड इमेज जो है वो भी बताऊंगी आपको। सिर्फ पहली चीज जो आपको दिमाग में याद रखनी है ना, अच्छा आप में से ना कभी कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो ठंडी जगहों पे कभी घूमने गया हो, मान लीजिए मनाली गए हो, कहीं गए हो, या थोड़ा सा अगर आप कहीं भी किसी भी ऐसी जगह पे घूमने गए हो,
तो आपने नोटिस करा होगा कि ये हार्ड वाला वुडी वाला जो पार्ट है ना, ये जमीन पे गिरा रहता है। यस मैम, इसको देखा देखा है। है आपने? देखा होगा आपने। हम लोग तो छोटे थे तो रहते ही थे, हजारीबाग एक जगह है तो वहां पे ये सब पौधे होते थे, ये गिरा हुआ रहता था। हम इसको उठा के लाते थे, फिर हम पेंट कर देते थे इसको, ऐसे ही बचपन में करते थे। तो याद है मुझे बहुत अच्छे से। काफी बढ़िया आपको दिख ही रहा है, सही में बहुत सुंदर दिखता है ये। ऐसा ही बिल्कुल हार्ड होगा ये, जैसे लकड़ी का बना हुआ कोई चीज होता है ना, जैसे किसी ने इसको बनाया हो तराश के, वैसा होता है ये वाला हार्ड नहीं होगा। तो ये मेल कौन है और ये फीमेल कौन है, पहले तो ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। दोनों अलग अलग तरह के दिखते हैं, ठीक है। अब यानी कि ये कैसा है, तो मेल और फीमेल कोन जो है यहाँ पे अलग अलग तरह का ये रिप्रेजेंट कर रहा है। मेल और फीमेल स्ट्रॉबेरी जो है इसके पास अलग अलग तरह से है, ये बात पहले आपको समझनी है, ठीक है। अब दूसरी जो बात है यहाँ पे, और जो स्टोरी में ट्विस्ट है वो ये है, आप सोच रहे होंगे कि इसका स्ट्रक्चर आखिर ऐसा है क्यों, क्या दिखाना चाह रहा है ऐसा स्ट्रक्चर से, ठीक है। तो मैं वो भी आपको एक इमेज की मदद से समझाती हूँ, ठीक है। उसके बाद जो भी लेक्चर होगा सब आपको समझ आएगा। ये अगर मैंने मानती नहीं होगा, चलिए एक मिनट, नेक्स्ट पेज ही ले लेते हैं, चलिए। एक्चुअल में अगर आप फीमेल कोन के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं, फीमेल कोन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एक्चुअल में अगर आप उसका डिटेल स्ट्रक्चर देखें तो वो ये है, इसके अंदर जाके अगर आप डेप्थ में देखना चाहते हैं तो ये है फीमेल कोन जो है, ठीक है। तो फीमेल कोन जो है, क्योंकि आपको कभी समझ नहीं आएगा कि ये बार बार क्यों बोला जा रहा है कि इसके जो लीफी स्केल है उसके ऊपर ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं, समझने वाली बात है। तो यहाँ पे ये जो ऐसे हार्ड वुडी वाला जो पार्ट है ना, ये प्रेजेंट हुआ, ये प्रेजेंट हुआ, तभी इसने कोन जैसा स्ट्रक्चर बनाया, ये प्रेजेंट हुआ, ठीक है। तो इसके ऊपर में क्या करता है, ये ओव्यूल्स कैरी करता है, यहाँ यहाँ ये हर जगह पे ये नंबर ऑफ क्या कैरी करता है, ये ओव्यूल्स को कैरी करने का काम करता है। बात समझ आ रही है मेरी? इसके अंदर इस तरीके से ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब होगा ऐसा कि ऑब्वियस है कि जो पॉलन ग्रेन्स है वो यहाँ पे इस फैसिलिटी है कि एयर करंट के थ्रू इसके अंदर जा सकता है। जैसे बच्चों का एक क्वेश्चन या क्वेरी ये होती है कि मैम ये फर्टिलाइज कैसे करें, ओपन है यहाँ पे जा सकता है, यहाँ से, ठीक है। जाने के बाद क्या करेगा, यहाँ पे फर्टिलाइज करेगा। फर्टिलाइज करने के बाद देखिए यहीं पे सीड भी बन गया। सबसे हैरानी की बात ये है कि जो ये यहाँ पे है, तो ये फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे क्या हो गया, ये वुडी सीड भी हो गया, ठीक है। सीड भी काफी हार्ड होता है इसका, और इसी के साथ ये अटैच्ड इस तरीके से प्रेजेंट होता है। और सेंट्रल स्टेम बोलने का ये मतलब है कि इसी से तो कनेक्टेड है सारे के सारे। क्या बोलने का मतलब है कि आपने अभी अभी जो ये स्ट्रक्चर देखा ना, तो इसके अंदर जब आप जाके डेप्थ में देखना स्टार्ट करेंगे तो सबके बेस में यहाँ पे क्या है, ओव्यूल इसका प्रेजेंट होगा। अब देखिए अब आपको स्टेटमेंट समझ आएगा, अब स्टेटमेंट समझ आएगा, फिर मैं वापस उसके डायग्राम को दिखा के लिख कर दूंगी आपको, ठीक है। पहले आप ये समझिए। अब देखिए कहानी क्या है, द टू काइंड्स ऑफ स्पोर, ठीक है, आर प्रोड्यूस्ड विद इन स्पोरेंजिया दैट आर बोर्न ऑन स्पोरोफिल। स्पोरोफिल सुन के कुछ याद आया किसी को? द लीफ लाइक अपेंडेजेस विच बियर स्पोरेंजिया, याद आया? यस मैम। यस स्पोरोफिल मैम। सुन के सबका PHYLL फिल मतलब लीफ होता है, ठीक है। अब देखिए वापस समझिए इसको। तो ये जो यहाँ पे है, तो ये अपने अंदर क्या करेगा, स्पोर कैरी करने का काम करेगा। तो ये लीफ लाइक, जिसको यहाँ पे ब्रैक्ट ब्रैक्ट बोला जा रहा है ना, ब्रैक्ट स्केल, जो पत्ते की तरह जो ये स्केल है यहाँ पे, तो टेक्निकल टर्म इसका क्या आता है, टेक्निकल टर्म जो इसका निकल के आता है वो स्पोरोफिल होता है। आप देखिए क्या कौन सी बात लिखी जा रही है, विच आर अरेन्ज्ड स्पाइरली along an axis, एक एक्सिस के चारों तरफ ऐसे घूम घूम के प्रेजेंट है, टू फॉर्म लैक्स और कॉम्पैक्ट स्ट्रॉबेरी और कोन, ठीक है। वहां पे स्ट्रॉबेरी और कोन बनाने का ये काम करता है। द स्ट्रॉबेरी बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड माइक्रोस्पोरेंजिया आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट और मेल स्ट्रॉबेरी। मतलब अगर हम इसकी बात करें, ये मेल वाला जो है, तो अगर ये मेल वाला है तो मेल वाले को हम लोग माइक्रोस्पोरेंजिएट बोलेंगे। क्यों?
क्योंकि माइक्रोस्पोरेंजिया कैरी करने का काम करेगा। माइक्रो 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 जब लगा हो समझ जाइए मेल की बात करी जा रही है। क्रिस्टल क्लियर है सबको? अब ये पेज समझ आया सबको? क्लियर है बिल्कुल? यस मैम। पेज क्रिस्टल क्लियर है बिल्कुल? देखिए तो वही जो है यहाँ पे स्टेटमेंट आपको दिया जा रहा है। और जब कभी भी स्पोरोफिल सुनने को मिले तो हमेशा एक बात दिमाग में क्रिस्टल क्लियर रखिए, क्या कोई ना कोई पत्ते की तरह स्ट्रक्चर होगा जिसके ऊपर स्पोर बनाने वाला स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये आपने डायग्राम्स देखे यहाँ पे, ये डायग्राम काफ़ी हेल्पफुल है जिसने आपको बहुत कुछ समझाया है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़िया इमेज है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो माइक्रोस्पोर्स के बारे में जब बात की जाती है, किसके बारे में? माइक्रोस्पोर के बारे में जब बात की जाती है तो माइक्रोस्पोर जो है, अब ऑब्वियस है कि ये कहाँ बन रहा है। माइक्रोस्पोर को किसके साथ कोरिलेट करना है? हमेशा मेल के साथ, दिखा रखा है मैंने आपको। ठीक है, और लिमिटेड नंबर ऑफ सेल जो है ये प्रोड्यूस करने का काम करेगा। अब ये जो बनाएगा वो क्या बनेगा? पॉलन ग्रेन, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अब मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, क्या मैंने आपको एक ट्रिक सिखाया है कि जब कभी भी कोई जर्म सेल बनेगा तो मियोसिस होगा। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं कि विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, तो क्या आंसर दीजिएगा? माइटोसिस या Meiosis. मियोसिस? मियोसिस, मियोसिस। यस। गारंटी के साथ मियोसिस होगा। क्या होगा? मियोसिस होगा। ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स टेक प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया, और कुछ हो भी नहीं सकता। पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कभी भी गलती से भी मेगास्पोरेंजिया के अंदर लिखना ही नहीं है। सबको पता है कि पॉलन ग्रेन जो है वो मेल गैमेट है, तो मेल गैमेट है तो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बनेगा। ठीक है, द कोन्स बियरिंग मेगास्पोरोफिल्स विद ओव्यूल्स और मेगास्पोरेंजिया आर कॉल्ड मैक्रोस्पोरेंजिएट और फीमेल स्ट्रॉबेरी। बच्चों का क्वेश्चन होता है क्या हम इसको मेगास्पोरेंजिएट लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं, बिल्कुल सही है। ठीक है, मेगा मैक्रो दोनों टर्म जहाँ पे आएगा मतलब हम लोग यहाँ पे फीमेल स्ट्रॉबेरी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इमेज को समझने के बाद चीज़ें काफ़ी आसान हो गई आपके लिए। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि एक ही पौधा जो है मेल और फीमेल दोनों कोन कैरी करेगा, देखा आपने अभी तुरंत, है ना? जैसे पाइनस के ऊपर आपने क्या देखा कि मेल और फीमेल दोनों स्ट्रॉबेरी कैरी करने का काम कर रहा था। ठीक, जबकि साइकस जो है तो मेल कोन दूसरे पौधे दूसरे प्लांट पे होगा और फीमेल कोन जो है वो दूसरे प्लांट पे होगा, दूसरे ट्री पे होगा। ठीक है, द मेगास्पोर मदर सेल इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूक्लियस। अब इस लाइन का आप मतलब पूछने वाले हैं मेरे से। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक इमेज की मदद से समझा देती हूँ। और ये और क्रिस्टल क्लियर कब होगा? जब जिम्नोस्पर्म्स में काफ़ी, हालांकि उस टाइम आप में से कम ही बच्चों ने 10th में वो क्लास करी होगी मेरी, काफ़ी बच्चे नए हैं, तो मैंने वहाँ पे आपको ना स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल सिखाया था। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने नहीं किया, मैं वापस बताती हूँ आपको। देखिए बस यहाँ पे क्या होगा, कॉटिलेडन्स नहीं बोलेंगे हम। क्यों नहीं बोलेंगे कॉटिलेडन्स? भाई होता ही नहीं, इसके पास कवरिंग ही नहीं होती है, कहानी खत्म, है ना? चलिए तो जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, एंजियोस्पर्म्स करेंगे हम लोग आगे, तो ये देखिए जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म है। तो एक मास ऑफ सेल ऐसा होता है जो कि भरा होता है इसके अंदर, ये एंजियोस्पर्म का है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो है ये किसका है, तो ये बाद वाला मतलब ये पिंक वाला जो आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है जो राइट साइड में है, दैट इज ऑफ एंजियोस्पर्म एंड इट इज ऑफ जिम्नोस्पर्म। ठीक, चाहे इसका मेगास्पोरोसाइट हो, मतलब इसको आगे जाके फीमेल गेमेट बनाना है, बस इतना सीखिए। मेगा फीमेल के लिए लगाएंगे, स्पोरो स्पोर के लिए लगाएंगे, साइट सेल के लिए लगाएंगे, सबको स्प्लिट कर दीजिए, कहानी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे भी तो सवाल ये उठता है, जैसे मान लीजिए कि आपके स्कूल में 1000 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, और आपके स्कूल में अनाउंसमेंट हुई कि एनुअल फंक्शन होने वाला है, तो क्या स्टेज के ऊपर सारे 1000 स्टूडेंट्स जाके कूद जाते हैं क्या? नहीं। मान लीजिए 1000 में से 100 ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, तो वो 100 ही तो जाएंगे ना वहाँ पे, 1 बाय 1 करके 20 20 20 20 का आपने ग्रुप डिवाइड किया होगा, टाइम डिसाइड किया होगा, इस टाइम में जाएंगे,
कुछ सीरीज डिसाइड किया होगा आपने। क्या बोलने का मतलब है कि ये सारे स्कूल के बच्चे जो है ये न्यूक्लियस हो गया, जो उसके अंदर भरा हुआ जो सेल का मास है ना दैट इज न्यूक्लियस, ठीक है, ये क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। तो लेकिन उसमें से ही तो कुछ बच्चों ने पार्टिसिपेट किया ना एनुअल फंक्शन में, तो न्यूक्लियस का वो एक सेल जो आगे जाके फीमेल गेमेट बनाने में खुद को पार्टिसिपेट कराएगा उसको हम मेगास्पोरोसाइट कहते हैं। अब समझ आया सबको, यस और नो? समझ आया? न्यूक्लियस जो है यहाँ पे, देखिए न्यूक्लियस जो है वो मास ऑफ सेल है यहाँ पे, ये जो आपको भरा हुआ दिख रहा है, तो ये न्यूक्लियस जो सेल का मास यहाँ पे भरा हुआ है, इसी में से एक सेल खुद को डिफरेंशिएट करके मेगास्पोरोसाइट बनाएगा, मतलब फीमेल गेमेट आगे जाके बनाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेगास्पोर मदर सेल का ही दूसरा नाम मेगास्पोरोसाइट है। कभी कंफ्यूज नहीं करना है जिंदगी में, इसको स्प्लिट करके देखिए आपको कहानी क्लियर हो जाएगी। मेगास्पोर मदर सेल का ही दूसरा नाम मेगास्पोरोसाइट है, ठीक है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे विदिन ब्रैकेट, देखिए मेगास्पोर मदर सेल है ना, इसी का दूसरा नाम मेगास्पोरोसाइट है। मेगास्पोर मदर सेल और मेगास्पोरोसाइट, मेगास्पोरोसाइट है, ठीक है। कभी कंफ्यूज नहीं करना है कि दोनों अलग चीजें एक ही है। मेगास्पोर मदर सेल को ही मेगास्पोरोसाइट कहते हैं। तो ये कहाँ से डिफरेंशिएट हुआ है? न्यूक्लियस सेल से डिफरेंशिएट हुआ है। किससे सेल हुआ है, मतलब किस सेल से हुआ? न्यूक्लियस से हुआ है। न्यूक्लियस क्या है? तो वो मास ऑफ सेल है जो कि प्रेजेंट है किसके अंदर, जो ओव्यूल का स्ट्रक्चर आपको पूरा का पूरा दिख रहा था, तो उसके अंदर जो मेन मास ऑफ सेल या टिश्यूज है वो कौन है? तो वो न्यूक्लियस है। कौन है? न्यूक्लियस है, ठीक है। अब समझ आया सबको? अब क्लियर है बिल्कुल? हाँ लीजिए, ये देखिए ये जो है यहाँ पे ये क्या है, और हाँ माइक्रोपाइल फिर पूछिएगा क्या है, वापस मैं बताऊंगी, जैसे ही एंजियोस्पर्म कराऊंगी आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। माइक्रोपाइल का मतलब वो ओपनिंग, माइक्रोपाइल का मतलब है वो ओपनिंग जिसके थ्रू मेल गेमेट एंटर होगा आगे जाके फर्टिलाइजेशन करने के लिए। देखिए यहाँ भी माइक्रोपाइल है, यहाँ भी माइक्रोपाइल है। ओव्यूल होगा और ओव्यूल में जो ओपनिंग होगी, चने खाते हैं आप, ठीक है, हालांकि है एंजियोस्पर्म, तो चने खाते हैं तो अभी जाके देखिएगा घर में तो सब में होल होगा एक। क्या है वो होल? वो होल जो है वो माइक्रोपाइल है। वो होल ये शो करता है कि आई वॉज माइक्रोपाइल इन माई पास्ट, मतलब मैं पास्ट में क्या था, तो ये माइक्रोपाइल था। तो ये माइक्रोपाइल जो है इसी के थ्रू मेल गेमेट की एंट्री होगी आगे फर्दर फर्टिलाइजेशन के लिए। अब क्लियर है सबको? ठीक है, Yes. चलिए। तो द ओपनिंग विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गेमेट्स टुवर्ड्स एग, तो माइक्रोपाइल हमेशा याद रखना। दुनिया का कोई सा भी सीड आप घर में जाके देखिए, किसी भी सीड को देखिए, सपोज कीजिए आपने कोई बीन देखा या मूंग देखा या चने को देखा, आपने किसी को भी देखिएगा ना, उसमें एक होल जरूर दिखेगा आपको। आप ऐसा सोचते होंगे कि लगता है ये खराब हो गया, खराब नहीं हुआ है, दैट इज माइक्रोपाइल। वो माइक्रोपाइल को वहां पे शो करने का काम कर रहा है ना। चलिए ये हो गया, तो ये पेज भी आया आपको समझ में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए। अब ऑब्वियस है कि ओव्यूल अगर डेवलप हो रहा है तो कभी भी हम माइक्रोस्पोरोफिल तो बोलेंगे नहीं। तो ये कहाँ बन रहा है? तो मेगास्पोरोफिल के ऊपर बन रहा है और ये फीमेल कोन में प्रेजेंट है। कैसे? वहां पे जो स्पोरोफिल था उसके ऊपर प्रेजेंट था, देखा आपने, क्लस्टर के फॉर्म में। अब ऑब्वियस है कि ये मियोसिस के थ्रू डिवाइड करेगा अपने आप को। मेगास्पोर मदर सेल मतलब मेगास्पोरोसाइट मियोसिस के थ्रू डिवाइड करेगा और ये क्या बनाएगा? 4 मेगास्पोर बनाएगा। आगे जाके जब मैं आपको चैप्टर 10 कराऊंगी दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, तो वहां मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि 4 मियोसिस जब भी होगा तो 1 से 4 सेल बनते हैं उसमें, क्योंकि मियोसिस 2 फेज में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 मेगास्पोर्स जो है वो फॉर्म होंगे इससे, ठीक है। और एक जो मेगास्पोर है
वही यहाँ पे फीमेल गेमेटोफाइट बनाने का काम करेगा। भाई एक चीज हिडन है यहाँ पे, आप मेरे से क्वेश्चन पूछने वाले हैं कि जब एक सेल ने डिवाइड करके 4 बनाया तो बाकी के 3 कहाँ गए? बाकी के 3 डीजनरेट हो गए। बाकी के 3 क्या हो गए यहाँ पे? डीजनरेट होगा। मैं इसके लिए एक इमेज दिखाती हूँ आपको, रुकिए। एक बहुत बढ़िया डायग्राम है, मैं शो करती हूँ आपको। चलिए सबसे आसान यही है, इसी का इस्तेमाल करते हैं। इजीएस्ट डायग्राम, इसके बाद आपको स्टोरी क्लियर हो जाएगी। ब्लड है बट कोई बात नहीं, काम चल जाएगा इसका। देखती हूँ, हो सकता है शायद कोई क्लियर हो। ये ना एक ऐसा नहीं, मैं आपको डराने के लिए बोल रही हूँ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, बट रीजन ये है कि बहुत उम्दा प्रोसेस है ये अपने आप में। ठीक है, देखिए समझिएगा ध्यान से मैं क्या बोलना चाहती हूँ। देखिए आपको पता है ये प्रोसेस कहाँ चल रहा है? ये प्रोसेस इसके अंदर चल रहा है। देखिए ये जो एक मेगास्पोरोसाइट है ना, इसके आगे की कहानी बता रही हूँ, पहले इसको बिठाइए दिमाग में। ये जो 1 मेगास्पोरोसाइट है, इसके आगे की स्टोरी बता रही हूँ। क्लियर है? आगे बोलूँ अब मैं? ठीक है, अब समझिए ये 1 मेगास्पोरोसाइट में हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है अब आगे देखिए। एक मेगास्पोरोसाइट बोलने का मतलब है कि यहाँ पे जो एक आपको मेगास्पोर मदर सेल दिख रहा है उसमें मियोसिस 1 होता है। मियोसिस 1 को यहाँ पे D1 लिखा जा रहा है। ठीक है, तो मेगास्पोर डायाड बनता है, ऑब्वियस है। ठीक है, फिर D2 जो है वो मियोसिस 2 होता है, फिर मेगास्पोर टेट्राड बनता है। ठीक है, टेट्राड बनने के बाद 1, 2 और 3 की स्टोरी यहीं क्लियर हो जाती। क्या होता है? 3 डीजनरेट हो जाते हैं। तो इनडायरेक्ट वे में आपको एक स्टेटमेंट वहां पे क्या बोला जा रहा है? वन ऑफ द मेगास्पोर इज इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। ठीक है, फिर क्या होगा? यहाँ पे एक जो फंक्शनल मेगास्पोर है फिर ये 2 में कन्वर्ट होगा। तो D3 जो लिखा है यहाँ पे माइटोसिस 1 होगा। याद रखिएगा कहानी में ट्विस्ट हो गया। अभी मियोसिस 1 मियोसिस 2 चल रहा था, अभी माइटोसिस आ गया यहाँ पे। फिर क्या होगा? माइटोसिस 2 होगा तो 2 से 4 हो जाएगा। माइटोसिस 3 होगा तो 4 से 8 हो गया। अब इसमें से 2 बीच में आएंगे, 2 पोलर न्यूक्लियाई, 1 एग, 2 सिनर्जिट्स, 3 एंटीपोडल्स। 10वीं क्लास में आपने पढ़ा था, आपको याद नहीं है, मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेट इसको नहीं करना चाहूंगी, वापस से रिपीट करती हूँ। पहले तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत उम्दा डायग्राम है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। मैम वो फंक्शनल मेगास्पोर में क्या हुआ वो नहीं समझ में। देखिए ऐसे समझिए, एक और एनसीईआरटी का भी डायग्राम, बट उसमें ना एक स्टेप वो खा गया है, तो उससे बढ़िया तो यही है, तो यही ज़्यादा अच्छा है। देखिए फिर से समझिए, ये एक यहाँ पे क्या है? मेगास्पोर मदर सेल है। ठीक है, यहाँ जो D1 है ना, अगर आप मेरे बोलने के साथ साथ कॉपी में बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जहाँ पे एरो दे के D1 लिखा है, आपको कुछ नहीं करना है, इसका कोई ऐसा नहीं कि मैं आपको पेंसिल लेके या कलर लेके ड्राइंग करने, कुछ नहीं करना है, एक गोला बनाना है आपको। यहाँ लिखिए मियोसिस 1, लिख लीजिए कॉपी में। यहाँ लिखिए मियोसिस 1, लिख लिया? लिखिए M1 मियोसिस 1, M1 M2 कीजिएगा तो माइटोसिस में कंफ्यूजन होगी। आप कॉपी में क्रिस्टल क्लियर लिखिए मियोसिस 1। लिख लिया सबने? एक गोला बना के उससे 2 बनाइए और लिखिए मियोसिस 1। 30 सेकंड लगेगा आपको। हो गया? कर लिया आपने? हो गया? आगे बोलूं? अब इसके बाद क्या है? ये जो 2 बना है ना, फिर यहाँ पे लिखिए मियोसिस 2, नॉट माइटोसिस, मियोसिस 2 बोल रही हूँ मैं। मियोसिस 2 बनाइए, उसके तुरंत ऐसे करके और 1 2 3 4 जल्दी जल्दी 4 गोले कर दीजिए। कर दिया सबने?
अब इस एरो के ऊपर में यहाँ लिख लीजिए 3 मेगास्पोर्स आर डीजनरेटेड, लिख लीजिए इस गोले के ऊपर में लिख लीजिए 3 मेगास्पोर्स आर डीजनरेटेड। इसके बाद स्टोरी क्लियर हो जाएगी आपकी। यहाँ पे 3 मेगास्पोर क्या होंगे, डीजनरेट हो जाएंगे, ठीक है। डीजनरेट होने के बाद ना मतलब ये शहीद हो गए, ये गए, ये इसको एनर्जी देने में खप गए। कोई आपसे पूछे कहाँ गया, तो आगे एक को जो डेवलप होना है फंक्शनल मेगास्पोर को, इसको एनर्जी देने में ये सब के सब खप गए, ठीक है। अब जो यहाँ पे एरो है ना, ये स्टोरी में ट्विस्ट है। जो D3 है यहाँ पे, यहाँ आप लिखिए नॉट मियोसिस, यहाँ लिखिए माइटोसिस 1, यहाँ लिखिए माइटोसिस 1। माइटोसिस 1 के बाद 2 बनेगा वापस, 1 से 2 माइटोसिस डबल डबल करते जाना है, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, यहीं तक जाना है आपको। माइटोसिस 1, 1 का 2, फिर उसके बाद लिखिए माइटोसिस 2 है ये, माइटोसिस 2 लिखिए, 2 का 4, 2 ऊपर 2 नीचे, फिर लिखिए माइटोसिस 3, बस माइटोसिस 3 तक ही जाता है। और ये 4 जो है ना ये अरेंज होंगे, यहाँ पे अरेंजमेंट में अपना टाइम लेते हैं यहाँ पे, बस इतना ही। अब क्रिस्टल क्लियर है सबको? तो मैं जब एंजियोस्पर्म्स आपको कराऊंगी ना, इससे बहुत उम्दा उम्दा मैं आपको नीट के क्वेश्चंस कराऊंगी, ठीक है। बहुत बढ़िया बढ़िया मैं आपको नीट के क्वेश्चंस कराऊंगी इससे, क्योंकि ये इतना ज्यादा फाइन टॉपिक है कि इससे बहुत सारे नीट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। समझ आया सबको? तो इतनी सारी स्टोरी जो हिडन है, इसके ऊपर एक और स्टेटमेंट आगे एंजियोस्पर्म्स में भी एक ही लाइन लिखा हुआ आपकी किताब में, बट बच्चों को कंफ्यूजन आती है उसको। आप क्लियर है सबको? आगे चले हम लोग। Yes, ma'am. अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 1 ऑफ द मेगास्पोर्स, मतलब 4 जो बना था ना, 4 में से एक। आप खुद ही सोच के देखिए ना, जब मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस से डिवाइड करेगा तो 4 बन रहा है, तो 4 बन रहा है, तो फिर 1 ऑफ द मेगास्पोर बोलने का क्या मतलब है? 1 ऑफ द मेगास्पोर बोलने का मतलब है कि 3 वहां पे डीजनरेट हो गए, ठीक है। और डीजनरेट जब हो गए तो एक यहाँ पे क्या करेगा, मल्टी सेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट बनाएगा। इसके पीछे में बहुत सारी स्टोरी हिडन है जो मैंने अभी आपको समझाया है। दोबारा मैं आपको इसको सिखाऊंगी, कब? जब मैं आपको एंजियोस्पर्म्स कराऊंगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, फीमेल गेमेटोफाइट दैट बियर्स 2 और मोर आर्किगोनिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, द मल्टीसेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट इज आल्सो रिटेन्ड विद इन मेगास्पोरेंजियम। उसके अंदर ही क्या होगा, ये प्रेजेंट होगा। मेगास्पोरेंजियम बोलने का क्या मतलब है, जो फीमेल स्ट्रॉबेरी है उसके अंदर ये सब का सब प्रेजेंट है, ठीक है। आगे चले हम लोग, यहाँ तक क्लियर है? चलिए, लास्ट में जब आप जिम्नोस्पर्म्स में देखिएगा ध्यान से और पढ़िएगा, तो आपको एक बात यहाँ पे बताई जा रही है जिम्नोस्पर्म्स के बारे में, जितनी भी स्टोरी आपने सीखी है जिम्नोस्पर्म्स के बारे में, कि अगर आप ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स या फिर एल्गी से कंपेयर करें, तो ये काफ़ी एडवांस्ड कैटेगरी की तरफ ये जाता है। कौन? जो आपके जिम्नोस्पर्म्स हैं, ठीक है। और बहुत सारी स्ट्रैटेजीज जो है इसकी, वो आपको और अच्छे से कब समझ आएगा, जब आप एंजियोस्पर्म्स पढ़ेंगे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि हम बार बार जिम्नोस्पर्म्स पढ़ रहे हैं, तो एंजियोस्पर्म एंजियोस्पर्म का जिक्र क्यों आ रहा है? क्यों? क्योंकि एंजियोस्पर्म के बारे में जब आप डिटेलिंग पढ़ते हैं, तो बार बार मुझे आपको याद दिलाना पड़ता है कि जब आप इसको जिम्नोस्पर्म्स में पढ़ रहे थे, न्यूक्लियस यहाँ भी है, यहाँ भी है, मेगास्पोरोसाइट यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी ये मियोसिस करेगा, यहाँ भी ये मियोसिस करेगा, यहाँ भी मेल गेमेट माइक्रोपाइल से एंटर होगा, यहाँ भी मेल गेमेट माइक्रोपाइल से एंटर होगा, ठीक है। सारी चीजें वही हैं। छोटा सा फर्क ये है कि ये नेकेड सीड बनाएगा और ये कवर्ड सीड बनाएगा, बस और कोई फर्क नहीं, ठीक है। आज की क्लास में कोई डाउट किसी को? थोड़ा सा एंजियोस्पर्म क्लियर करते हुए हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में कोई डाउट किसी को? हाँ, डाउट आपको तब जरूर आएगा जब आप इसको डिटेल में करके क्वेश्चन आंसर खुद से करके और रिवाइज करना स्टार्ट कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्लास में आप पूछेंगे मेरे से, जो सारी चीज़ें हैं, जो सारे आपके डाउट्स हैं, वो मैं क्लियर करूंगी आपको। फिलहाल अगर अभी आपको इंस्टेंटली ऐसा लगता है कि कुछ समझ नहीं आया, तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है बिल्कुल? यस मैम। चलिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे
थोड़ा सा एंजियोस्पर्म्स जो है उसको कराते हुए अगली क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे।